मसाइल जो हैं हाईलाइट किए जाते हैं, कहीं सड़क नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो ये उस तरह की हम उसको जो है वो देखते हैं, अगर हमारे इख्तियार में हो तो हम दूसरों की हेल्प करते हैं। यानी इस प्ले में जो जितने भी जो कैरेक्टर हमने देखे हैं, हम अपने आप को उनसे ज़्यादा लकी समझते हैं, ज़्यादा बड़ा समझते हैं, ज़्यादा ऑनरेबल समझते हैं। यानी ये कैरेक्टर जो इस ड्रामे में प्ले हुए हैं, ये सारे हम हमसे बिलो हैं, ठीक है? जबकि मैकबेथ में जो जी, कैरेक्टर जो मैकबेथ जो हैं और लेडी मैकबेथ और डंकन और बैंक्रो वो सारे हमसे ऊपर के लेवल के कैरेक्टर हैं। तो इसलिए ये जो है ड्रामा जो है बिल्कुल उसके अपोज़िट है। फिर दूसरी ये है कि ट्रेजिक हीरो के लिए जो कंडीशन सेट की गई हैं वो ये है कि वो खुशकिस्मत हो, अमीर हो, स्टैचर उसकी जो है अपनी बॉडी वाइज़ जो है वो दूसरों से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, ब्रेव हो। तो इट्स ऑल द गुड क्वालिटीज़ जो ट्रेजिक हीरो है उसमें होनी चाहिए। फिर उसको जो है स्टार्ट जो है उसको प्रॉस्पेरिटी से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम देखें कि मैकबेथ का प्ले जो स्टार्ट हुआ था, वो एक उसकी सक्सेसफुल लाइफ से स्टार्ट हुआ था। ही वाज़ गोइंग टू बी वेलकम्ड बाय द किंग। तो वो जो है वो अपनी पीक में था, बहुत अच्छी जो है वो अपनी सर्कमस्टांसेस में था। उसके बाद जो है जी, फिर ऐसा-ऐसा जो है वो अपनी ट्रेजेडी की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है और बल्कि थॉरोली इस ड्रामे में भी थोड़ी-सी मैकबेथ में भी ये जो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये ड्रामा जो है आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ग्रेजुएशन की अपनी सक्सेस की तरफ नहीं जाता। नॉर्मली होता यूँ है कि एक कैरेक्टर जो है वो स्ट्रगल करता है। नॉवेल में आपने अक्सर देखा होगा कि एक कैरेक्टर जो है फ्रॉम द बिगिनिंग कुछ स्ट्रगल करता है, फिर वो अपनी पीक पे पहुँच जाता है। उसके बाद वहाँ पे उससे कुछ मिस्टेक्स होती हैं, वो सर्कमस्टेंसेस को नहीं समझ पा रहा होता, फिर उसका डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड फिर उसका अल्टीमेट एंड हो जाता है। लेकिन ये जो है डेवलपमेंट ऑफ मैकबेथ जो थी, ये ग्रेजुअल है, ये ऑलरेडी हमें जिस स्टेज पे मिलता है वो अपनी पीक पे मिलता है और फिर वहीं से इसका डाउनफॉल जो है ग्रेजुअली वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, उसका डाउनफॉल जो है ऐसा-ऐसा जो है वो स्टार्ट होता है और फिर अल्टीमेटली उसके एंड की तरफ चला जाता है। तो ये जो है ये वो हमारा क्योंकि वी हैड पर्सनलाइज़्ड हमने शुरू से उसको एडमायर किया था। अगर शेक्सपियर ने कुछ टाइम लिया होता शुरू में मैकबेथ को इंट्रोड्यूस करवाने में, उसके कुछ ने अच्छे सर्कमस्टांसेस कुछ इवेंट्स हमें पेश किए होते, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन उसने चूँकि स्टार्ट से ही उसको सक्सेसफुल जहाँ पे हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हाफ प्ले है। ये अपनी स्ट्रगल से ये अपने किसी रैंक तक नहीं पहुँचा है और फिर इसका डाउनफॉल जी, है। जबकि जो हमें मैकडम जो हमें मिलता है, वो अपने यानी डॉनफॉल से वो जब वो था तो पहले ही बादशाह का वो फेवरेट था, ठीक है? लेकिन वो जो है उसके जी, साथ उसकी ट्रेजेडी आ गई। उससे फिर उसने अपने आप को बिल्ड अप किया तो वो हीरो की स्टेज तक पहुँचा। एंड तक वो जो है मैकबेथ वो उसकी हीरोइनशिप खत्म हो गई थी और वहाँ से हम देखते हैं क्योंकि मैकडम ने उसको मारा था, तो मैकडम जो है वो एक हीरो के तौर पे वो अपीयर होता है। तो ये दैट इज़ द स्ट्रगल ऑफ मैकडम कि वो नाकामी से या अपनी बैड लक से वो एक अच्छी लक की तरफ नहीं है, जो उसका जर्नी है दैट इज़ वेरी ये बड़े कैरेक्टर हैं आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे। तो वो जो है वो अपने आप को एंड पे वो हीरो जो है किसी ने इतनी स्ट्रगल नहीं की। ठीक है? वो बैंकों का था जी, वो बैंकों को जो मर्डर हुआ था तो बैंकों ही वाज़ इविल थिंकिंग वो गलत सोच रहा था। वो अपने बादशाह के बारे में सोच रहा था और वो भी सोच रहा था कि मैकबेथ मर जाएगा तो वो उसका बेटा बादशाह बन जाएगा। तो उसके साथ जो पेश आने वाली ट्रेजेडी है वो भी हमारी हम उसको पर्सनलाइज़ नहीं करते। लेकिन मैकडम जो है ये फेयर था। इसका कैरेक्टर जो है ये पॉज़िटिव था। शुरू से एंड तक इसका कैरेक्टर पॉज़िटिव है। और इसके साथ जो जी, ट्रेजेडी होती है, इसकी जो फैमिली को मर्डर कर दिया जाता है, द फैमिली वाज़ इनोसेंट कहीं भी इसमें नेगेटिविटी नहीं पाई जाती। तो हम देखते हैं कि ये जो हीरो बन के जो इसमें अपीयर होता है, वो मैकडफ है। मैकबेथ जो है वो हीरो तो वो हम इसको हीरो भी नहीं कह सकते, हीरो तो वो होता है, जो कि लिबरेट करता है, जो आज़ादी हमारे लिए जो लोगों के लिए आसानी पैदा करता है और दूसरी चीज़ें। तो ये हो सकता है कैरेक्टर है कि क्या मैकबेथ जो है वो एक सक्सेसफुल हीरो है ड्रामे का? हीरो नहीं है। वो हीरो जैसी उसमें जी, क्वालिटीज़ क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। वो अपनी वो जब जैसे कि उसको वेलकम किया जाता है, ही वाज़ अ लकी पर्सन। लेकिन उसके बाद उसका जो उसने किया है सारे प्ले के दौरान, वो सारे ही नेगेटिव एक्ट्स हैं, तो हम उसको हीरो नहीं कह सकते।
तो हीरो जो है हम इसको प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं। प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं। तो ये जो है हीरो जो है यहाँ पे हमारे पास जो जो ऊपर है वो मैकडफ है, क्योंकि शुरू से एंड तक हम देखें उसने एक पॉजिटिव स्ट्रगल की है, अपने कंट्री को लिबरेट किया है, लोग मैकडफ से जान छुड़ाई गया, इस तरह से उसने सारा दिया है, उसकी एफर्ट है, हम उसको कमेंट कर सकते हैं। तो लेकिन चूंकि वो इन हिज ब्रेवरी उसका सारा जो है ऑनर के हवाले से वो ही वाज नॉट एज लकी एज मैकबथ वाज इन द बिगिनिंग, उस हवाले से इस कैरेक्टर को, हालांकि ये हीरो है, इसको जरा छोटा मैकबथ से छोटा रखा गया। अब इसके मुकाबले में ये कैरेक्टर जो हमने मैकबथ में पढ़े हैं उनके मुकाबले में इसके कैरेक्टर जो देखें, जो कि अमेरिकन प्ले जो है अभी कल आपने इसकी रिव्यू दिया है, ये एक पुअर फैमिली है, फादर छोड़ चुका है, 2 बच्चे छोड़ गए हैं, एक बच्ची है उसका भी एक पाँव खराब है, तो मदर जो है शी वो उसके ऊपर उसकी कुछ सुनता ही नहीं बेचारी की, तो वो जो है शी वो अपने शी इज डूइंग हर स्ट्रगल टू इम्प्रूव दिस सोसाइटी, लेकिन अनसक्सेसफुल स्ट्रगल है। तो ये जो है इसमें, अब इसमें क्या चीज रह जाती है कि हम इसको कहें कि ये क्लासिकल ड्रामा है, इसको अवार्ड मिला है, तो फिर इसमें कुछ और बातें होंगी, ठीक है। हो सकता है इसने जी इसमें कुछ मॉरल लेसन दिए हुए हैं राइटर ने, ठीक है, इसकी जी। स्पीचेस बहुत स्ट्रांग होगी, इसमें एक आयरन जो है डिटरमिन्ड लेडी जो है, जैसे कि वो हम देखते हैं क्या नाम है, वो जो जॉन की मदर क्या नाम था, मिरांडा था शायद उसका नाम, ऐसा था, अमेंडा। अमेंडा, अमेंडा अमेंडा, अमेंडा, लड़का जॉन था उसका नाम, एक लॉरा थी, लॉरा उसकी टॉम है। टॉम है, टॉम। टॉम लड़का है और लॉरा उसकी हाँ, बहन है, और बहन जिम वो जो अमांडा, लड़का बाहर था। जिम, ठीक है, समझ आ गया, 5 कैरेक्टर थे, अच्छा हुआ आपने जी याद रखे, मेरे से अच्छे निकल गए थे। तो टॉम जो है वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, बिगड़ा हुआ भी नहीं है वो, जो है उसकी अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ सेटिस्फाइड, से। वो सर एक्चुअली ही इज हिमसेल्फ नॉट रिस्पांसिबल फॉर हिज दिस बिहेवियर, उसका जो जी जो सराउंडिंग है वो ही इज, जब वो जी उनमें गिरा ही हुआ है तो ही विल बी नेचुरली अफेक्टेड, ऑल द कैरेक्टर्स दे आर अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग, ठीक है, उनसे वो अफेक्टेड हैं, जी और उन्होंने उनकी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, उनका पीस जो है वो छीन लिया हुआ है, एंड ऑल ऑफ देम दे आर स्ट्रगलिंग फॉर पीस। टॉम देखें जी स्ट्रगलिंग फॉर पीस, और मदर देखें स्ट्रगलिंग फॉर पीस, उसकी जो लॉरा है शी स्ट्रगलिंग फॉर पीस, और वो जो करेक्टर है दूसरा उसका जिम जो है ही इज आल्सो इन हिज वे ही इज आल्सो स्ट्रगलिंग फॉर पीस, वो उसको इनएबिलिटी कह देता है, एंगेजमेंट का वो इजहार कर देता है, और मैनेगरी का भी आपको अंदाजा हो गया है कि ये दिस पीस ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्लास पीसेस ऑफ आर्ट, जो कि लड़की ने कलेक्ट कर रखे हुए हैं, और इसमें एक यूनिकॉर्न है उसका एक कैरेक्टर वो प्ले किया है, तो वो भी उसके हाथ से टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि मैन इज वेरी पुअर, मैन इज वेरी ब्रिटल, उसकी लक बहुत ब्रिटल है, ठीक है, और ये जी चीजें जो हैं ये हम फोर शेडो करती हैं हमारी सक्सेस के ऊपर। अब वो जो है लड़की ने जब उसको दिया था, यूनिकॉर्न दिया था, तो शी वाज बिलीविंग कि वो जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, वो लकी है, वो शी वाज बिलीविंग, लेकिन उसकी लक जो है वो टूट जाती है, वो उसके हाथ से गिर के यूनिकॉर्न टूट जाता है, उसके सामने ही टूट जाता है। जी तो दैट इज ए साइन कि उसकी वो शी इज नॉट सो वेरी लकी, अभी उसका सफर खत्म नहीं हुआ, अभी उसकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई, एंड शी हैज टू लिव स्टिल अ हार्ड लाइफ, तो अनसक्सेसफुल लाइफ में है, यानी हम ये तमाम कैरेक्टर हैं इनके साथ अनसक्सेसफुल जो है वो चिपकी हुई है, ठीक है, जी एक नाकामी जो है फेलियर जो है इनके साथ, अनलकीनेस आप ये कहेंगे, तो इनके साथ चिपकी हुई है, वो उनको छोड़ लें, तो दिस इज अ रियलिटी, ये एक हकीकत है। और इसके कैरेक्टर जो हैं जो हम ये देखते हैं, ये आज के कैरेक्टर हैं, ये नेचुरल कैरेक्टर हैं, जबकि वो कैरेक्टर, बल्कि ये मेजोरिटी ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये टॉम, अमांडा, लॉरा, जिम जो है, ये मेजोरिटी ऑफ कैरेक्टर इन द सोसाइटी जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वो मैकबथ वगैरह जो है वो रॉयल फैमिली है, वो उनके चंद एक फैमिलीज का वो जो इशू है, तो लेकिन वो आम लोगों से उनका तो कितना तल्लक भी नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बादशाह मर गया और वो कर दिया है, वो मैकबथ बन गया, ये इससे आम लोगों को क्या फर्क पड़ा, ठीक है, वो तो वैसे ही जिंदगी गुजार रहे थे, वो ऊपर से जो चेंजेस आ रहे थे उनमें, लेकिन ये जो है ये वाली कैरेक्टर्स हैं, इनके साथ अगर कोई चेंजेस आती है, यानी या वर्स है या बेटर है, तो दैट इज, यानी वो एक बड़ी चेंज होगी, तो ये चीजें हैं उन्होंने हाईलाइट किया, अब इसको जो है प्रेजेंट किया है उन्होंने, ज़ाहिर है फिर डायलॉग भी मैंने जो बाद में मूवी के कुछ पार्ट देखा था, तो डायलॉग भी कुछ इतने स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगे, कोई ऐसी कोई बात हो, कोई फिलोसफी को
हाँ ये जरूर है कि इनकी जो सोल है, जो डिस्ट्रेस्ड सोल है, अमांडा की, टॉम की, लॉरा की, उनको बहुत ब्यूटीफुली जो है प्रेजेंट किया गया है। उनको हमारे सामने एक्सपोज कर दिया गया है कि ये देखिए इनर थिंकिंग ऑफ ए पर्सन इज लाइक दिस। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत खूबसूरत जो है वो तरीके से पेश किया गया है। तो दिस इज जो कि जिस वजह से, क्योंकि ये एक बंदे की ट्रेजेडी नहीं है, ये सारे बंदे आपस में, बहुत सी मेजोरिटी ऑफ पीपल दे आर रिलेटेड टू दैट, और वो जो है जो अथॉरिटी में है दे शुड पे अटेंशन टू दैट। और एट द सेम टाइम लक जो है उसको भी जो है अपना किरदार प्ले करना चाहिए, और ये जो डिस्ट्रेस्ड पीपल हैं उनके फेवर में अपना फैसला देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लक जो है अगर किसी का किसी हक में नहीं चलती है तो फिर जो है ये बहुत मुश्किल हो जाता है अब किसी शख्स के लिए लिबरेट करना। आपने एक प्ले है आपके ठीक है। सिलेबस में भी है, क्या नाम है, ओल्ड मैन एट द सी। ओल्ड मैन एट द सी में जी जो है जी वो भी एक स्ट्रगल है। ओल्ड मैन जो है वो उसकी वो लकी नहीं है, प्रीवियसली ही वाज वेरी लकी। स्ट्रक्चर वाइज वो ड्रामा जी बहुत अच्छा है कि वो प्रीवियसली वो जो है बहुत लकी रहा है। और उसके बाद जो है फिर एक टाइम आता है कि लक जो है उससे सारी जो है सक्सेस और प्राइड जो है वो छीन लेती है। नॉर्मली मे बी जी उसने कोई बहुत ज्यादा कोई प्राइड किया होगा जिसके लिए उसकी उसको पनिश किया जा रहा है। उस ये उसकी इनएबिलिटी नहीं है कि वो मछली नहीं पकड़ सकता, तो उसकी इनएबिलिटी, वो तो उसने मछली तो उसने पकड़ ली, उसकी इनएबिलिटी है ये कि वो अपनी जो प्राइड है, जो उसकी स्किल है, वो उसको मनवा नहीं सकता है। पहले लोग आसानी से मान जाते थे कि वो गुड आदमी है, वो लकी था, वो हीरो था, लेकिन देन लेटर ही वाज स्ट्रगलिंग कि लोग उसको उसकी ये माने, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे और वो इसके अगेंस्ट वो काम कर रहा था। जैसे वो अनएंडिंग स्ट्रगल ऑफ द ओल्ड मैन है, इसी तरह से ये जो कैरेक्टर हैं इनकी भी अनएंडिंग स्ट्रगल है, ये कहीं भी खत्म नहीं होगी। इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इसी तरह से हम्म, रहेगी, एक प्रॉब्लम से निकलेंगे एक और नया वो आ जाएगी। तो ये जो एक चीज है, ये अनलकीनेस की है, ये हम पिक्चर है। इस जी ड्रामे को हम कहेंगे सोशियो इकोनॉमिक, इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। ये रॉयल फैमिली का नहीं है, ये क्लासिकल ड्रामा भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेट रूल जो बनाए गए थे, जो कंडीशन सेट की गई थी, वो इसमें हमें नहीं मिलती। ये जो है एक नया तजर्बा किया गया है। वो बहुत सारी हमारी लाइफ के डिफरेंट पहलू हैं, उनमें से एक सोशियो इकोनॉमिक पहलू भी है, जी जिसको इस ड्रामे में बहुत सक्सेसफुली जो है वो हाईलाइट किया गया है। मूवी में मैंने जो ठीक है। इसको देखे कैरेक्टर जो देखे, अमांडा का कैरेक्टर जो है उसको एक खूबसूरत यानी खतून जो है उसके तौर पे पेश किया गया है। टॉम जो है उसको भी ठीक है। एक हैंडसम बॉय के तौर पे पेश किया गया है। उनकी लॉरा जो है और जिम जो है दे डोंट सीम टू बी बहुत हैंडसम, उनको नहीं दिखाया गया। इस ड्रामे को बेसिकली इस लेवल के कैरेक्टर जो हैं वो इतनी ब्यूटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है, इतने मैनर अच्छे मैनर्स भी नहीं है। तो फिर ये देखें टॉम जो है उन्होंने इसको ज्यादा इंप्रेसिव रखने के लिए, उसको ये अच्छा आइडियल करने के लिए, ताकि हम उसकी ट्रेजेडी को फील करें, उसको एक खूबसूरत और स्मार्ट बना के पेश किया है। अमांडा को भी खूबसूरत और स्मार्ट वुमेन बना के पेश किया है। मैंने वो लिंक आपको भेजूंगा, आप उसको प्ले का, आपने वो देखा नहीं है इसलिए शायद आपको उसका आइडिया ना हो। तो वो जो है आप उसको देखिएगा, वो एक 1.5 घंटे का मुझे मूवी है, तो उसमें भी आपको क्लियरली वो मुझे तो अच्छी लगी, साथ उसके टेक्स्ट भी ज़्यादा है, तो आपको देखने और पढ़ने में दोनों में आसानी रहेगी। तो ठीक है। इट विल टेक ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको स्टडी करने में। तो ये जो है, ये देखें, ये दोनों प्ले जो है मैं आपको मुझे बताना चाह रहा था कि ये एक दूसरे के कंट्रास्ट, ठीक है। और शुरू में मैंने आपको बताया कि लिटरेचर इज एक्सप्रेशन ऑफ वंस फीलिंग्स इन वर्ड्स। पहला जो है वो क्लासिकल है, उसके लिए ट्रेनिंग है, ली हुई है, ठीक है। ये जो दूसरा जो है जो अभी हम ठीक है। बाद में पढ़ रहे हैं, ये इसको क्लासिकल नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें वो जो सेट रूल हैं उन सबको वायोलेट किया हुआ है। हाँ, इसको रोमांटिक भी ठीक है। नहीं कह सकते, रोमांटिक इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ वंस ठीक फीलिंग्स है, और बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से है। ठीक है। लेकिन स्टिल चूंकि जो जिसने भी ये लिखे हैं उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत डीप थी, और उसका जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स थी वो ट्रेन हो गया हुआ था। एक होता है हम वी लर्न टू एक्सप्रेस द फीलिंग, एक यानी बाय किसी बंदे के पास जाके वी गेट ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग हासिल करते हैं। एक होता है बाय एक्सपीरियंस, हम भी हैं वो खुद ही टीचर बन जाते हैं, हमारे पास स्किल्स आ जाती हैं, हम ठीक फिर है। उनको यूज करते हैं, और इस तरह से ये अपने तरीके से इस राइटर ने स्किल्स जो है वो डेवलप कर ली हैं। अब ये आम राइटर जैसा नहीं रहा है, ये खुद एक मास्टर बन गया हुआ है। और हम इसका जो जो वर्क है,
आप इसको सेमी क्लासिक कह सकती हैं कि ये नहीं है, क्योंकि ये कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह दूसरे से नहीं गया, बट ये स्टिल उसकी अपनी टेक्निक्स हैं जिससे वो सीख चुका है। तो इसको हम सेमी क्लासिक कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हर बंदा इस तरह का नहीं लिख सकता, सम सर्टेन रूल्स ही इज फॉलोइंग। तो लेकिन इसको रोमांटिक भी नहीं कह सकते कि दैट इज नॉट प्योरली बेस्ड ऑन हिज फीलिंग्स। और हम इसको रोमांटिक उस तरह से कहते हैं अगर वो अपने फीलिंग्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा होता। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, वर्ड्सवर्थ है, उसने अपने फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस किया इन हिज पोएट्री। आप जॉन कीट्स पढ़ेंगे, वो अपने फीलिंग के हाथों ही बेचारा मर गया, उसके फीलिंग्स इतनी इंटेंस थी, वो हो गई। वो भी लकी, अपने तौर पे लकी नहीं था, और वो जो है वो भी उसको क्या 25 की यंग एज में ही डाइड हो गया। वो बीमारी में उसको गया, बीमार तो खैर था ही, जब उसका ध्यान अपने आप को लुकिंग की तरफ नहीं था, डिप्रेस था, उसकी अपनी सैड कंडीशन थी, तो उन्होंने फिर बीमारी को इजाजत दे दी, तो वो जो है उन्होंने उसको गलबा पा लिया और एंड गेट आए। उसके एक और भी है, उसका एक छोटा भाई था जो कि 18 साल में बहुत शदीद बीमार था, शायद वो भी मर गया था। तो इस तरह से उनकी वो ट्रेजिक लाइफ उसकी चली आ रही थी, और लोगों का जो कोल्ड बिहेवियर था उसकी तरफ जो था, उसने भी उसको फर्दर जो है डिस्ट्रेस किया था, एंड ही फेल्ट वेरी अनॉयड विद द पीपल, और वो उसने अपने तो ये आप कौन तक से राइटर के बारे में बता रहे हो? जॉन कीट्स के बारे में। जॉन केट्स। हाँ, इसने ओड्स लिखे हैं, ज्यादा दिए हैं, इसकी काफी फिलोसफी क्या है, बातें दी हैं, बहुत गहरी बातें हैं, आसानी से समझ नहीं आने वाली होती हैं। तो बट एनीवे वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ हिज फीलिंग्स, हम उसको भी कह सकते हैं, वो रोमांटिक है। वर्ड्सवर्थ से हैं, उसकी आपने कुछ पोएम्स आपको याद होंगी, डैफोडिल्स है, ठीक है, वो कहता है मैं बाहर घूमता फिरता हूँ तो फूल देखता है, ही फील्स बैड, बहुत ज्यादा वो खुशी महसूस करता है, इतनी ज्यादा कि वो उसको स्मो लेता है अपने दिल में। और आपके बीए की पोएम में भी, सिलेबस में भी उसकी एक पोएम है, सॉलिटरी रीपर, ठीक है। ये वो एक लड़की होती है, वो घास काट रही पिछले साल थी। हाँ पिछले साल जी थर्ड ईयर में, हाँ। तो वो जो है जी जी। वो इस तरह की चीजें जो हैं वो उसकी पर्सनल जो है वो फीलिंग्स थी, वो उसको एक्सप्रेस कर रहा था। कोई राइटर, ऐसे राइटर जो कि किसी रिवार्ड के लिए नहीं लिखते हैं, किसी इनाम के लिए नहीं लिखते हैं, किसी शोहरत के लिए नहीं लिखते हैं, अक्सर वो क्लासिकल होते हैं, वो कोई टेक्निक यूज कर रहे होते हैं, वो दूसरों के फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और सॉरी, जो रिवार्ड के लिए नहीं लिख रहे होते वो रोमांटिक होते हैं। वो उनका उन्होंने अपने फीलिंग एक्सप्रेस करने होते हैं, आपको सुने ना सुने, देखे ना देखे, उनको रिवार्ड करे ना करे, दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग, दे आर कॉल्ड रोमांटिक। वो जो किसी इनाम के लिए, शोहरत के लिए, किसी मकसद के लिए जो कुछ लिखते हैं वो दे आर ट्रेंड, हम उनको कह सकते हैं वो क्लासिकल है। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको रोमांटिक और क्लासिज्म तक बताई है, हो सकता है ये आपको बुक्स वगैरह में ना मिले, कुछ और तरीके से इनको डिफाइन किया गया हो, लेकिन दे विल हेल्प यू अंडरस्टैंड लिटरेचर। लिटरेचर, बहुत ज्यादा लिटरेचर पढ़ने के बाद आप जिस नतीजे पे पहुंचेंगी वो वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बता दी हैं। आप कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, और उसके बाद लिटरेचर जो है वो आपको समझना आसान। अच्छा, ठीक फर्दर है, जो है थैंक यू। आप इसको प्ले को आप देख लीजिएगा, और कौन सी पोएम जो है अभी, अ, हाँ मिल्टन जो है, आप जॉन मिल्टन के बारे में बात करते हैं। जॉन मिल्टन के आपके सिलेबस में कुछ पोएम्स शामिल हैं, मैं देखता हूँ, मैंने कल शायद सिलेबस इस पे डाउनलोड किया था, नहीं किया था, अच्छा चलिए, अभी मैं देख लेता हूँ इधर आ जाएगा सिलेबस। जी ये है एक, अब तो ये शायद याद है। हाँ, जॉन मिल्टन आपने नहीं पढ़ा अभी? हेलो, नहीं। अभी नहीं, स्टार्ट भी नहीं किया, चले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जी हाँ जी, ये मिल गया मुझे। हाँ, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। ये ग्लास मिनेगरी जो है, इसके बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया है, स्टोरी आउटलाइन इसका, इस मूवी देख लीजिएगा, इसके बाद उस पर जो क्वेश्चन बने हैं वो फिर डिस्कस कर लीजिएगा। करेक्टर होंगे, ओके। प्लॉट होगा,
जो भी हमें, हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँ, प्लॉट के नाम से मुझे याद आ गया कि ये स्टोरी जो है जो लिखी भी जाती है, जो भी हम बुक पढ़ते हैं या पोइट्री होती है या जो ड्रामा है या नावल है, तो हम ये देखते हैं कि इसका प्लॉट कैसा है, इसकी स्टोरी पे सबसे ज़्यादा फोकस है, हम इसके प्लॉट पे वो कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये स्टोरी आखिर है क्या, ये क्या कहना चाहती है, ये राइटर जो हैं क्या ये इंटरेस्टिंग है नहीं इंटरेस्टिंग है। बात फिर बात बाकी बाकी बातें हम बाद में देखते हैं कि क्या ये स्टोरी ऐसी है कि इसको स्टेज किया जाए। अब ये देखें, जो मैकबेथ की जो स्टोरी थी, जो प्लॉट था, वो ऐसा था कि उसको स्टेज किया जाता, उसको रिप्रेजेंट किया जाता, उस पर जो है दैट वाज बर्थ प्रेजेंटेशन। अब ये जो हमने ये मैंने की जो है, इसकी जो स्टोरी हम देखेंगे, दैट द प्लॉट, इसमें ये बताया गया है कि द पुअर पीपल, द स्टोरी ऑफ द पुअर पीपल है। ये ऐसी, इट डजंट सीम टू बी कि ऐसी है कि इसको स्टेज किया जाए, इस पे इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है, इस पे पैसे लगाए जाएं, इट डजंट सीम टू बी, हमें ये उसके मुकाबले में ये बहुत ज्यादा वर्थ नहीं रखती है शेक्सपियर के अगेंस्ट, बट इट इज इम्पोर्टेंट इन इट्स ओन वे। ये ऐसी है जैसे बहुत सी खबरें आती हैं, तो एक बंदा बहुत अच्छी खबर जो है वो पेश करता है, जैसे टीवी पे बहुत से एंकर बैठते हैं, उनमें एक खान खानजादा, पता नहीं क्या नाम है उसका, शाहजेब खानजादा भी है, ठीक है, उसका एक अपना तरीका है चीज को प्रेजेंट करने का, और दूसरों से वो ज्यादा वो प्रोमिनेंट वो हमें आजकल दिखाई देता है जियो टीवी पे। डू यू वॉच टीवी? हेलो? Little bit. A little जी. bit, okay, तो maybe not interested in politics। तो वो जो एक आजकल पॉलिटिक्स में जो उतार चढ़ाव आ रहा था उसमें, एनीवे, तो वो इसी तरह से मैं कहना चाह रहा था कि जैसे शेक्सपियर है, वो वो तो है ही क्लास, वो तो बहुत सक्सेसफुल है, क्लासिकल है, उसने जो है अपने फीलिंग्स उसने ऐड ही नहीं किए हैं, तो प्योरली वो क्लासिकल है। लेकिन ये जो राइटर हम ये देखते हैं कि जेनेसी विलियम जो है, इसने अपने फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस किए हैं, जो वो सोचता है, जो महसूस करता है, उसकी अपनी इंटरनल फीलिंग्स जो हैं, हो सकता है राइटर खुद भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो, उसका इसी तरह के किसी सिचुएशन से गुजरा हो, या उसका कोई करीब का कोई ऐसा कोई मेंबर हो, फैमिली मेंबर या रिलेटिव या फ्रेंड में से कोई ऐसा हो जिस जहाँ से उसको ये ऑब्जर्वेशन मिली है, या अड़ोस पड़ोस में कोई नेबरहुड में कोई ऐसा हो, तो जिसके फीलिंग्स उसने अब ये बहुत ज़्यादा महसूस करके उनको जो है Capture. उसने फिर एक्सप्रेस किया है। तो ये वेरी मच ये है, ये रोमांटिक है, सेमी क्लासिक है, जिसको उसने अपने आर्ट के जरिए उसने रिप्रेजेंट किया। अब हम आते हैं सर इसको सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे भी कह सकते हैं ना? हाँ, सो ये है ही एक्चुअल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे कि उसी के सोशल इकोनॉमिक. उस पे ये खबर है, ये बहुत अच्छा प्ले नहीं है। मैं पर्सनली जो मेरी राय ये है कि ये बहुत अच्छा प्ले नहीं जी. है। ये ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ा जाए, या कि हमारे इर्द गिर्द ट्रेजेडीज होती रहती है, ना भी हम पढ़े तो हमें अब ये ऐसे वाक़ा, तो हम तो पहले ही बहुत डिस्ट्रेस्ड हैं, Alright. पहले ही we हम जो जा रहे हैं वो होपलेस कंडीशन में हैं, हम उनको फेस कर रहे हैं। हमें कहीं से कोई कामयाबी, कभी हम सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या करेगा, या आइंदा मुस्तकबिल में सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे, तो स्टिल दैट इज अ ड्रीम फार फार अवे बहुत। हम तो अब ऐसी सूरत में हमें इस तरह के सीन देखा, हमें तो और ट्रेजिक करने वाली बात है, तो दे आर नॉट ठीक वेलकम। है. तो इस तरह की कंडीशन में, और किसी भी सूरत हाल में, वो जो बड़े अच्छे हालात में वो इस तरह में क्यों पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं, और उनको क्या जरूरत ठीक भी है. पड़ी है। यानी कोई ये ऐसी नहीं है, स्टोरी नहीं है कि मॉरली या फाइनेंस या सोशल लेवल पे किसी भी तरीके से लोगों की हेल्प करती हो ये स्टोरी। जो भी हम लिखते हैं वी मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव, इसको एनकरेज करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एक हमने कई बड़ी अच्छी किसी चीज को रिप्रेजेंट कर दिया, पेश कर दिया। इट मस्ट बी वर्थ प्रेजेंटेशन। कोई ऐसा होना चाहिए जिसका कोई कंस्ट्रक्टिव रोल हो, वो पॉजिटिव हो, उसमें कोई होप जो है वो हमें को मिलती हो, हमें कोई आज़ादी का ठीक एहसास है. होता हो, लेविएशन ऑफ हमारी जो रेचेड कंडीशन है, इसमें कुछ कमी आनी चाहिए। तो इसने ऐसा कुछ नहीं पेश किया। शेक्सपियर ने हमें गाइड किया है प्रेजेंट का अपने करेक्टर के जरिए से। ये देखें, एक उसने बताया कि आप बहुत लकी भी अगर हैं तो ये मत सोचें कि आपके ऊपर जो है बहुत सी ये जो अनसीन जो स्पिरिट्स हैं वो हमारे ऊपर काम करती रहती हैं। शेक्सपियर की एक लाइन मुझे याद आती है कुछ पोएट्री की, वो ये है, गॉड्स आर वी आर टू गॉड्स, क्या था, हम खुदा के हाथों में तितलियों की तरह है, बटफ्लाइज, जी. वी आर टू गॉड बटफ्लाइज,
they play as flies to, sorry मैंने लाइन जरा गड़बड़ कर गया, we are to God as flies to the wanton boys, they play with us for ठीक their है, sports। इस कोई अल्फाज थोड़े आगे पीछे हो गए हैं। मतलब यह है कि हम खुदाओं के हाथों में ऐसे हैं जैसे बच्चों के हाथों में तितलियां, ठीक है, वो हमें मार ठीक देते हैं, उनका ये स्पोर्ट होता है, यानी उनको कोई फील नहीं होता कि हम मर रहे हैं या जी रहे हैं। तो ये जो है हम यहाँ ठीक पे है, गॉड जो मैकबथ में जो अनसीन स्पिरिट्स हैं, इविल स्पिरिट्स हैं, सुपर नेचुरल जो हैं, वो हमारे ऊपर जो हैं वो अपने वो हमारे हम प्ले ही कर रहे हैं, वो हमें मार रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये उनका फन है, उनके ठीक लिए है, सपोर्ट है, उनकी एक खुशी का बायस है, लेकिन हमारी इसमें लाइफ चली जाती है। शेक्सपियर ने वो पहले अपनी फिलोसफी में किसी और ड्रामे में ये कहा था, ये खुदाओं को वो बात करता है कि खुदा हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं। यहाँ पे हम मतलब ये है कि अनसीन जो पावर्स हैं दे कीप वर्किंग ऑन अस, ये हमारी इस फिजिकल दुनिया से रिलेट नहीं करते। हमारे हम किसी ऐसी चीज को नहीं मानते हैं जो हमारे जो है वो केमिस्ट्री में और 118 एलिमेंट्स में उनका शुमार नहीं होता, हम ऐसी किसी चीज को कबूल नहीं करते। लेकिन देर आर वर्ल्ड्स, ठीक है, ठीक है, ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब दुनिया सदियों से ये मानती चली आ रही है और सोचती भी चली आ रही है, और स्टिल अभी भी ऐसी चलती आ रही है कि कुछ ऐसी दुनिया भी है, ऐसी पावर्स हैं, ऐसी स्पिरिट्स हैं जो कि इंसानों के ऊपर काम कर रही हैं, उनको डराती हैं, फियर क्रिएट करती हैं, उनके लिए अच्छी खुशी के जो है नाकामी और कामयाबी के पैगाम लेकर आती हैं। तो दे आर सच थिंग्स, दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन अस। तो इसके लिए अभी ये बहस खत्म नहीं हुई, साइंस के आने से भी ये बहस खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने मजीद जो है इस चीज को क्लियर कर दिया है। तो ये जो है आप शेक्सपियर ने ये कहा है कि बेशक हमारी सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, हमें दिख रही होती हैं, हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमने संभाल लिया, सारी साइंस हमारे हाथ में है, लेकिन स्टिल वी हैव, अभी भी हमारे ऊपर बहुत सी पावर्स हैं वो वर्क करती रहती हैं, वो हमें मिसगाइड करती हैं, वो हमें ट्रेजिक एंड की तरफ ले जा सकती हैं, एंड वी मस्ट बिवेयर ऑफ देम, हमें उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और ये बात उसने आम लोगों को तो कही ही है, ये बेसिकली उसने उस जमाने के जो रॉयल फैमिलीज के जो मेंबर थे जिनमें क्वीन भी शामिल थी, उसको उसने इनडायरेक्टली ये बात बताई थी कि शी मस्ट बी वेरी केयरफुल और उसको पॉजिटिव डिसीजन लेने चाहिए और उस ड्रामे से सबक हासिल करना चाहिए। तो ये जो है उसने इसमें ये बात ठीक बताई थी। तो प्लान है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो हम जो देख रहे हैं ये पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज वन, पैराडाइज लॉस्ट है, इसकी कुछ लाइन्स हैं, ठीक है। इसके बारे में बता दूं ठीक है, कि हम दो बुक्स में हम स्टडी करेंगे, पैराडाइज रीगेन इसमें बुक 9 में है और पैराडाइज लॉस्ट है ये बुक 1 में है। असल में हुआ यूँ था कि ठीक ये है, हमारी हमारी जो मिलती जुलती स्टोरीज हैं, हमारी जो रिलीजियस हैं, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को कुछ फल जो है खाने से मना किया था, तो उनसे उनसे हो गई ठीक गलती है, हो गई, तो फिर उनको जन्नत से निकाल दिया गया। ये वही स्टोरी है, लेकिन इसकी जो अंदाज जो है शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो, वो हमारी तरह का ना हो, ठीक है। इसमें ये बताया है कि शैतान की अल्लाह से कुछ नाराजगी हो गई, ठीक है, तो वो जो है अल्लाह ताला ठीक है, शैतान से नाराज हो गए और उन्होंने उसको जन्नत से बाहर निकाल दिया। पहले तो ये जो एक 1 ठीक से है, 26 तक जो लाइनें हैं इसमें शायद जो है वो अपनी जो इनडायरेक्टली जो देवता है, देवता तो नहीं कहेंगे, यानी खुदा और उसके जो फरिश्ते ने हैं, उनको वो दुआ ही करता है, बल्कि अल्लाह से ही दुआ करता है कि या अल्लाह मैं एक बड़ा जो है एक ऐसा मौजू जो है जिस पर मैं लिखने लगा हूँ जो आमतौर पे इस पे लिखा नहीं जाता, ठीक है, और लिखना मुमकिन, वो ये भी कहता है कि ठीक है, इनएबिलिटी है उसको टच करना, यानी अच्छे तरीके से मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, तो तुम मेरी मदद करो कि मैं जो है इसको खूबसूरत अंदाज से जो जैसे कि इसका हक बनता है मैं उस तरह से इस पर लिख सकूं। मेरा ख्याल में ये लाइन 1 to 26 जो है ये शायर की जो है वो दुआ है, जो वो जो है अपने अल्लाह से करता है, ठीक है। उसके बाद ठीक जो है, है इसमें ये है कि शैतान को जो है वहां से जन्नत से निकाल दिया, उसको फेंक दिया, वो गहरी आग है, बहुत गर्म है, कहीं गहराई में कहीं फेंक दिया उसको, और उसके साथ उसके जो साथी हैं जिन्होंने अल्लाह को चैलेंज किया था, अल्लाह ने उनको जो है ठीक है, अपनी सदा दी। ये ग्रीक माइथोलॉजी में भी ये है कि उनका जो उनके तो 12 गॉड हैं, ये ग्रीक माइथोलॉजी में, मैथोलॉजी इज द स्टोरीज ऑफ गॉड रिलेटिंग टू गॉड जो हैं वो मैथोलॉजी कहलाते हैं।
तो वो जो है उनमें यूनानियों के 12 खुदा हैं, उनमें एक खुदा जो है वो सबसे बेहतर जो है सुपीरियर है, वो आसमान का खुदा है, ठीक है। उनका पानी का खुदा अलहदा है, आसमान का खुदा अलहदा है, उसने 12 चैनल अलहदा डिवाइड किए हैं। तो जो आसमान का खुदा है उसका एक, और हर जो उनके गॉड है उनका एक वेपन है, ठीक है, जिसको वो जी यूज करता है अपने डिफेंड करने के लिए, अटैक करने के लिए। आसमान का जो खुदा है इसके पास थंडर बोल्ट है, यानी बादलों की गरज चमक जो है, ये जो है ये उसका सर, ये किन किन है डिफरेंट खुदा? ये जो ग्रीक मैथोलॉजी में एक गॉड है जिसको जियस कहते हैं, ग्रीक मैथोलॉजी में, ये हाँ ज्यूम करता है। हाँ। ये ठीक है। इनका जो सबसे सुपीरियर गॉड जो है वो है जियस। जियस जो है वो जो है वो करता है, वो उसके पास एक थंडरबोल्ट है, ठीक है, यानी वो ठीक अब जब जहां दिल करता है वहां पे बिजली गिरा देता है, वहां पे वो तहस नहस हो जाती है। तो ठीक है। शैतान जो है जब इन्होंने खुदा के अगेंस्ट जो है अपनी फौजें मुनज़्ज़म की, ठीक है, तो खुदा ने फिर इनके ठीक है। ऊपर बिजली गिराई और ये वहां से तबाह और नहस नहस होकर ये नीचे गिर गए। और इनको अपनी वीकनेस का पता चल गया कि ये खुदा की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, यानी अपनी ठीक है। इंतहाई जो है शिकस्त खुदा हालत में ये जो है हमें जब ये स्टार्ट होती है स्टोरी, जब ये प्लॉट स्टार्ट होता है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि शैतान जो है अपने इंतहाई मफलूज हालत में है, गिरा पड़ा है, मरा पड़ा है, कोई हिलने जुलने की भी ताकत नहीं है, उसके साथी भी ऐसे ही हैं, और वो आग पे जो हैं ना वो जल रहे हैं, बल्कि वो उसकी तकलीफें जो हैं, टॉर्मेंट्स ऑफ द फायर जो हैं, दे आर उसको दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट। तो ठीक इसमें है। जबकि कोई भी उठने उठने की, बोलने की, हिलने की किसी में ताकत नहीं होती, उस वक्त वो शैतान जो है वो थोड़ी सी हरकत करता है, उठ के खड़ा हो जाता है, और उसको एक ये इसमें ये बताया गया है कि ये जो है बड़ी छोट अपने स्ट्रेचर जो है ये चाहे तो अपने अपने आप को कंप्रेस कर लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं, और चाहे तो ये बहुत बड़ा जो है अपने आप को बना के जाहिर कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ये जो सैटर्न जो था, ये जब खड़ा होता है तो ये बहुत बड़ा ह्यूज पर्सन जो है ये खड़ा होता है, इसके हाथ में वो पाइन ट्रीज जो है, ये यानी वो हमारे पास क्या कहते हैं उसको, ये जो दरख्त होते हैं, पाइन के जो दरख्त होते हैं जिन पे ऊपर कोन वगैरह लगती हैं, मुझे उर्दू में उसका सही वर्ड नहीं ज़हन में नहीं आ रहा। तो ये एक सीधे लंबे से दरख्त होते हैं, शाखें इनकी साइडों पे ऐसे फैली होती हैं। तो उसका जी जो तना जो है वो उससे भी बड़ा जो है, ये पाइन टॉलेस्ट जो पाइन ट्री है किसी एल्प्स के किसी जंगल में, उसका जो तना जो है वो उसके हाथ में एक स्टिक के तौर पे है, ठीक है, वो इतना बड़ा उसको करके दिखाया गया। तो वो जो है उठता है, और फिर उसके बाद उसका एक साथी जो है वो बीलज़बब शायद उसका नाम है, वो खड़ा हो जाता है वो उसकी बात सुनने के लिए, वो सबको एड्रेस करता है कि तुमने जन्नत को छोड़ी, इस हालत में बैठे रहने के लिए छोड़ी, क्या तुमने इस ये जो दुनिया है जिसमें तुम, ये दोज़ख है, तुमने क्या इसको अपना मान लिया है, क्या तुमने जन्नत, क्या तुमने हिम्मत हार दी, क्या तुम शिकस्त खुर्दा हो गए, क्या तुम अब जो है अपने दुश्मन से बदला नहीं लोगे, क्या तुम उठोगे नहीं, ठीक है। वो उनको एक लंबी स्पीच देता है, वो उनको इंस्पायर करता है, और सारे फिर जो है वो उठ के बैठ जाते हैं। तो ये जो है आप देखेंगे कि मेरे ख्याल में ये 105 से लेकर 124 तक ये हो सकता है शैतान की स्पीच ही हो, टेक्स्ट में ठीक है। अभी देखी जा सकती है, हैव टू सर्च इट। तो आप इसका मैं आज इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, इस पर आगे फिर कमेंट्स आएंगे। अच्छा, तो ये जो है ठीक है। उसमें ये सबको जो है इंस्पायर करता है, और ये खड़ा हो ये बात ये बता देता है, सबको बता देता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो सुपीरियर है, वो बड़ा है, हम उसको नहीं कर सकते। और कहीं ये कहा ठीक जाता है। है कि ये जो मिल्टन है इसने अपनी कुछ खसूसियात हैं वो इसमें डाल दी हैं सैटर्न में, यानी ये रिबेलियस है, सैटर्न जो है ये रिबेलियस है, इसने यानी खुदा के खिलाफ जो है इसने बगावत कर दी। तो मिल्टन हिमसेल्फ जो ठीक है है। वो भी रिबेलियस है, क्योंकि उससे पहले जो हमारे जो चले आ रहे थे जो चर्च में जो थे क्या कैथोलिक्स जो थे, वो एक सेट ठीक है। असूलों पे चले आ रहे थे, उन्होंने अपना एक जो है असूल बना लिए थे, यानी उसमें सोच सोच समझ का कोई अमल दखल नहीं था। तो मिल्टन ने, चूंकि ही वाज पढ़ा लिखा आदमी था, तो ही स्टार्टेड थिंकिंग, उसको शक तो खैर पहले जमाने से चला आ रहा था कि ये लोग जो है जो कुछ कहते हैं वो एक्चुअल है नहीं, उसमें कुछ इन्होंने रद्द बदल कर रखा है।
अपनी मर्जी के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। तो ये जो है ये उनके रिचुअल्स, उनके जो मैनर जो थे, जो चर्च के जो मैनर थे, इसको उस पर डाउट था। तो इसने फिर उससे रिबेल कर दिया। इसने यानी चर्च ने कहा, जैसे कि उस जमाने में एक बात चली आ रही थी कि अगर आपसे कोई गलती सरजद हो गया है तो आप जो है चर्च में पादरी के पास जाएं, उसको पैसे दें, कि वो आपके लिए दुआ करेगा और आपकी बख्शिश हो जाएगी। अभी हमारे यहाँ भी इस तरह की है, अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है, वो जाए मौलवी साहब के पास जाए, उनको पैसे दे, उनको कहे दुआ करो हमारे लिए, तो मौलवी साहब खुश हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह भी खुश हो जाएगा। तो वो जो है उस जमाने में वो लिख के लेटर भी दे देते थे कि तुम्हारे गुनाह माफ हो गए हैं और तुम बख्शे गए हो। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस थी, मिल्टन जो है उनके खिलाफ था। वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। वो जो देख रहा था वो कह रहा था नहीं, गॉड ऐसा नहीं कर सकता, गॉड ऐसा नहीं कर सकता। तो वहां से इनका एक नया जो है सेक्शन जो है, रिलीजियस सेक्शन आपसे कहेंगे, प्रोटेगनिस्ट वो सॉरी प्रोटेस्टेंट जो हैं वो जो हैं वो सामने आ गए थे, जो कि कैथोलिक की अथॉरिटी को जिन्होंने चैलेंज किया था। तो ऑलरेडी जो सेट प्रिंसिपल जो थे कैथोलिक्स के, उनको उनके खिलाफ चला था मिल्टन, तो इसने बगावत की थी। इसी तरह से जैसे शैतान ने गॉड के खिलाफ जो है वो बगावत की और वो अनफेवरेबल मान गया, अल्लाह ताला ने उसको जो है वो सजा दी। तो इसकी जो अपनी जो फ्री स्पीचेज हैं जो सैटर्न की जो हैं, वो एक्चुअली इनर फीलिंग्स ऑफ ये पोएट मिल्टन जो है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, कि वो शैतान की तरह सबके सामने वो ऐसे ही खड़ा हो गया और उसने अपने लोगों को, फिर साथ जो उसके लोग थे उनको इंस्पायर किया और वो उसके साथ मिल्टन के साथ आबाद हो गए। और प्रोटेस्टेंट जो है बाकायदा जो है एक क्लास, एक सेक्शन जो है वो एक डेवलप हो गई, लोगों की सोच जो है वो अवेकन हो गई। लेकिन यहाँ पे जो मिल्टन और मिल्टन के फॉलोअर्स, दे वर पॉजिटिवली थिंकिंग, वो ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छे थे, वो उनको इंस्पायर कर रहे थे, दे वर बिल्डिंग देम, उनके हेल्प कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो शैतान है वो जो है वो अपने लोगों को इंस्पायर कर रहा है, वो उनको लीड कर रहा है, कि मिल्टन जो है वो लोगों को अच्छाई के लिए इंस्पायर कर रहा था, शैतान जो है वो अपने लोगों को बुराई के लिए इंस्पायर कर रहा है। वो यानी इंसानों के खिलाफ उनको एक्टिव करने के लिए वो कह रहा है। वो कह रहा है कि अल्लाह का प्राइड जो है वो इंसान है, तो इंसान को बस तबाह कर दो, अल्लाह ताला को खुद ही फिर परेशानी होगी, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह ताला को तकलीफ होगी, अल्लाह ताला को हमारे होने ना होने से क्या तकलीफ होनी है। तो वो जो है वो ये आइडिया, शैतान का ये आइडिया था कि अल्लाह ताला ने इंसान से प्यार किया है, उसको मेरे पे तरजीह दी है, तो इसको इतवा कर दो। तो ये हमारे मतलब हमारी जो बुक है उसमें भी ऐसा ही है कि शैतान जो है वो अल्लाह, वो इंसानों का शदीद दुश्मन है और वो इनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो इनडायरेक्टली वो जिस चीज़ पर अल्लाह ताला को फ़ख्र में, अल्लाह ताला को फ़ख्र की हाजत से भी वो बेनियाज है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल आम स्टोरी में यही है कि अल्लाह इंसान से बहुत प्यार करता है, तो शैतान का की दुश्मनी इंसान से यही है कि अल्लाह इससे प्यार करता है, तो वो इसलिए हमें हमारे खिलाफ चलता है, वो ही डजंट स्पेयर। तो ये जो है अल्लाह से इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है शैतान जो है। तो यहाँ पे भी ये ऐसी ही बात है कि मिल्टन जो है वो ये शैतान जो है वो अपने लोगों को इंस्पायर करता है और उनको जंग के लिए फिर वो रेडी करता है, उनको तकरीर करता है, और फिर उनको जो है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि अब नए तरीके से हम हमला करेंगे। और इसी सिलसिले में फिर वो अम्मा हवा के पास कैसे आता है, उनको कैसे जो है वो गुमराह करता है। अब ये बुक 9 जो है इसमें हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम अब वो जो है अम्मा हवा के साथ आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये एंडिंग लाइन है उसकी। तो उसमें ये है किस तरह से उनको जन्नत से निकाला गया। तो मैं सारी स्टोरी में आपको ये बता देता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा के साथ वो जो है बाग में काम कर रहे थे। इनका काम फूलों की तराश कराश था, मालियों जैसा काम जैसे यहाँ पे होता है। जन्नत में किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी, बस इंसान को मसरूफ रखना था। तो उसको कहा कि हाँ भाई तुम लोग जो है खाओ पियो जो मर्जी करो, यहाँ पे ये है कुछ जिम्मे लगा दिया तुमने, फूल काटने हैं या उनकी तराश कराश करनी है, इस तरह का काम था। तो ये दोनों जो है एडम एंड ईव, आदम अलैहिस्सलाम को, ईव जो है वो हवा अलैहिस्सलाम को कहा गया। तो एडम और ईव जो है दे वर वर्किंग टुगेदर इन पैराडाइज। तो फिर ईव जो है वो सोचती है, आर्गुमेंट्स करती हैं हम एडम के साथ कि क्यों ना हम जो है आज सेपरेट अलग-अलग जो है वो काम करें, ठीक है। तो उसने बताया कि अल्लाह ताला ने उनको वार्निंग दे रखी है कि शैतान तुम लोगों को जो है नुकसान पहुंचाएगा, तो तुम लोग जो है इकट्ठे ही काम करो, अलग-अलग काम ना करो। लेकिन उसकी जो आर्गुमेंट्स हैं वो आखिरकार जो है एडम जो है वो मजबूर हो जाता है, उसको वो चाहता तो नहीं है लेकिन
उसके पास कोई जवाब नहीं होता तो फिर वो जो है वो एग्री कर जाता है। वो हम ये कहती है कि अगर हमने कोई ऐसा तजर्बा किया ही नहीं, अगर हमने अपनी को मॉरल जो है जो पावर है उसको अगर हमने टेस्ट ही नहीं किया तो फिर क्या फर्क पड़ता है हम अल्लाह के कितने ओबीडियंट हैं कितने ओबीडियंट नहीं है। हमें तो चैलेंज फेस करना चाहिए, हमें अपने आप को खतरे में डालना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा, फिर जब हम उन खतरों से बच के जब आएंगे तो फिर अल्लाह हमें ज्यादा प्यार करेगा। इस तरह की उसने बातें की थी। तो शैतान वो एडम ने ये कहा था कि वो मानता तो नहीं बातों को, पर चलो ठीक है जैसे वो कहती है वैसे कर लें, लेकिन फिर भी उसने कहा कि तुम जरा ख्याल रखना। तो हुआ ही हुआ है। तो उसके सर बाद सर आई हाँ हैव अ क्वेश्चन। सर शैतान भटकाता है इंसान को, तो जन्नत में तो शैतान होता नहीं है, तो वो कैसे भटकी? कौन है? नहीं उसके लिए नहीं है, ये नहीं था कि वो ठीक कैसे किया? बताता हूँ। वो जो है उनको जो है उनके लिए एक अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई थी, ठीक है। नहीं अभी तो मेरे ख्याल में वो ठीक जन्नत है। में ही थे, अभी तो वो जन्नत में ही है। तो जन्नत में वो फरिश्ते जो है वो शैतान समय शैतान को तो वहां से निकाल दिया गया था। वो तो हेल में थे, ठीक है। वो भी हमने जैसे कि बुकमान में पढ़ा है, वो वहां पे गिरे पड़े थे, सट रहे थे। अब वहां से ऐसी जगह पे जाना जहां पे एडम और ईव रहते हैं, तो ये एक बहुत मुश्किल काम था। तो ये कोई नहीं कर सकता था क्योंकि ठीक है। फरिश्ते जो हैं वो गार्ड कर रहे थे, और जैसे वो किसी को देखते थे, डेविल को देखते थे तो वो उसको मारते थे, और वो फिर जो है वो वहां से वापस अपनी वो जो है उसकी दोजख के किसी गड्ढे में जाकर फिर दोबारा गिर जाते थे आगे। ठीक है। अब ये एक पार्ट था जहाँ पे एडम और ईव जो है वो काम कर रहे थे। शैतान जो है वहां पे किसी तरीके से, क्योंकि वो फरिश्तों का सरदार था, उसको सारे रास्ते पता था, ठीक है। और उसको ठीक फरिश्तों है। के आने का जाने का, ड्यूटी पे जैसे हमारे आर्मी में होता है, तो इतने बजे ड्यूटी ऑफ होती है, इतने बजे ऑन होती है, इतने बजे ये होगा, इतने बजे वो होगा, वो सारी ये इस रूटीन से वो वाकिफ था। तो ही गॉट ए चांस, ठीक है। किसी तरीके से वो सीक्रेटली वो उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे एडम और ईव जो हैं वो काम कर रहे थे। पहले तो उसको पता ही नहीं चला था कि वो काम कहाँ पे कर रहे हैं। फिर वो इधर हर तरफ से वो ढूंढता रहा, क्योंकि जन्नत का चप्पा चप्पा वो उससे वो वाकिफ था। आखिरकार उसने फिर कुछ ऐसी थी कि वो उनके पास पहुंचे कैसे, ठीक है। ईव उसने वो ढूंढ लिया कि ईव जो है वो काम कर रही है। तो वो फिर सोचा उसने कि वो उसके पास कैसे पहुंचे, कैसे उसको अपने किसी वो जो है एग्री करे कि वो जो है वो दरख्त जिसका फल नहीं खाना वो खाए। तो इसके लिए उसने सोचा कि ठीक। अगर वो अपनी क्या वो अपनी असली शक्ल और सूरत में जाए, विजिबल होके जाए, इनविजिबल होके जाए, कैसे जाए, वही सोच 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 के फिर उसने ये सोचा कि एक सांप जो था वो सोया पड़ा था वहां पे। तो वो सांप की बॉडी ठीक में है। वो जो है सांप की बॉडी में घुस गया, ठीक है। और जन्नत में इसी ठीक है। तरह से फिरता फिरता जो है वो ईव के पास पहुंच गया, और उसने जाके उसको सलाम किया, तारीफ की उसकी, और इस तरह से उसने बातें की। तो ईव जो है शी वंडर्ड, उसने कहा कि तुम तो एक बेस घटिया किस्म के एनिमल हो, रेंगने वाले एनिमल हो, तुम्हें ऐसी जो अक्लमंदी वाली तुम्हें बातें कहाँ से पता चली, ठीक है। ये उससे आर्गुमेंट्स ठीक है। हुई, कुछ डायलॉग्स हुए। तो उसका फाइनल यही है कि तुमने ये बातें करना कहाँ से सीखी, तू तो जो है हमारी तरह बातें करता है, तो तूने कहाँ से सीखी। तो उसने फिर उसको बताया कि उसने दरअसल यहाँ पे उसको भी बातें करना नहीं आती थी, वो तो सांप ही था, वो तो बिल्कुल स्टूपिड था, ऐसे ही था, बेस ही था। लेकिन इत्तेफाक से वो एक किसी दरख्त के पास आया, उसने जन्नत से कोई फल खा लिया। तो उसके बाद उसकी जो स्पीकिंग पावर जो है वो मिल गई उसको, तो वो जो है वो ज़हीन हो गया, वो ताकतवर हो गया, वो मतलब इंटेलिजेंट हो गया। तो वो जो है ठीक। फिर उसने उसको ईव ने नेचुरली उस दरख्त को देखने की, कौन सा फल खाया, उसकी जो क्यूरियोसिटी बढ़ गई। तो फिर उसने बताया कि उसको अच्छा तो मेरे साथ आओ, वो उसको लीड करता रहा, और फिर उस झाड़ी पे ले आया जहाँ पे जिस झाड़ी से फल खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। तो फिर ईव ठीक ने है। ये कहा कि ये तो वो झाड़ी है जिसे अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है, हम तो यहाँ से इसका फल नहीं खा सकते। तो उसने कहा कि बस उसने इसीलिए मना किया है कि आप लोग नहीं कहीं इंटेलिजेंट ना हो जाओ, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट ना हो जाओ, और ये कि आपको एक लंबी ज़िंदगी ना मिल जाए, कुछ इस तरह से उसने उनको बताया। और फिर जो है उन्होंने वो फल जो है वो खा लिया। अब उस फल के खाने से फिर जो है कुछ चेंजेस जो है वो रूनुमा हुई। अब ये जो है ईव को एडम के लिए बनाया गया था। अब एडम जो है वो एक नेचुरल जो जेलसी होती है, एक वुमन नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड किसी और वुमन के लिए काबिल हो जाए। तो इससे इसको जी। उन्होंने फील किया,
और उन्होंने सीक्रेटली फिर आदम को ये बताया नहीं कि उन्होंने ये फल खा लिया, उनको ये पता था, हाँ वो उससे ये बात क्लियर हो गई कि वो मर जाएगी, ठीक है। ईव को जो बात जो थी ठीक है। वो फल ऐसा था जो कि मौत की तरफ ले जाता था, अल्टीमेट एंड हो जाता था, बंदा मर जाता था। अब वो ईव जो है उसको पता था कि उसने मर जाना है। अब वो ये नहीं चाहते थी कि उसके मरने के बाद एडम को कोई और अल्लाह मियाँ कोई और ईव बना के दे दे, ठीक है कि नहीं। ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि शी लव्ड एडम सो मच, और उसने फिर जो है एडम को आके वो फल खिला दिया, और फिर उसने ये भी बताया कि उसने ये फल खिला दिया, ये वही फल है जो कि उसको नहीं खाना था। उसके बाद फिर जो है अल्लाह ताला ने उनको दोज़ख से निकाल दिया। उसके बाद की स्टोरी अलहदा है कि वो कैसे उन्होंने उसको रीगेन किया। तो ये वाली जो है इस बुक में इन लाइनों में उनका जो फाइनल है वो दोज़ख से निकलना है, और शैतान जो है उसका सांप में घुसकर वहां तक पहुंचना और एडम को ईव की तारीफ करना और उसको इंटेलिजेंट तरीके से बातें करना। ये स्टोरी इस तरह की है और ये कम टू एन एंड। सर उसके बाद इन्हें दुनिया में भेजा गया था? जन्नत से निकाल दिया गया था नेचुरली, फिर दुनिया पे भेज दिया गया होगा, ठीक है कि नहीं। जी वैसे उस वक्त तो जी हमें इस स्टोरी में अभी तक उनको निकाला नहीं है, अभी तक वो पछता रहे हैं, ठीक है, कि उन्होंने ये गलत किया है, उनसे ये ठीक गलती है। हुई है। वो जो है शैतान जो है वो कामयाब हो गया अल्लाह के खिलाफ एक स्कीम में कि उसने उनको जो है ये फल खिलाना था, वो खिला दिया। अल्लाह ताला ने मना किया था, वो क्योंकि अल्लाह बहुत प्यार करता था और अल्लाह ताला की नाफरमानी करवानी थी। बेसिक बहुत सी बातें हैं ऐसी कि अब ये जो है अल्लाह ताला को ये भी पता था कि ये शैतान है। जब अल्लाह ताला ने उसको बनाया तो इट वाज अल्लाह तो को तो ये पता था कि ये आगे जाके क्या करेगा, उसके तो अल्लाह से तो कोई बात छुपी हुई नहीं थी। जी तो फिर भी अल्लाह ने उसको बना दिया, ठीक है कि नहीं। और हम कई दफ़ा मेरे बचपन में ये ख्याल मेरे जहन में आया करता तो अल्लाह ना बनाता, ठीक है, हम सारे लोग ऐसे थे, आपको उसको बना दिया, हमारे ऊपर मुसल्लत जी कर दिया, अब हमें कभी जन्नत में भेजेगा कभी दोज़ख में भेजेगा। ऐसी बातें आया करती थी, मैं सोचा करता था। जी फिर मेरे ज़हन में आया कि हाँ शैतान जो है अगर उसको जो है बनाते ही तो अल्लाह मियाँ दोज़ख में डाल देता, जहन्नम में डाल देता, तो शायद शैतान कहता मैंने किया क्या है, मैं तो तेरा फर्मा बरदार था, मैंने तो तेरी बड़ी तारीफ करनी थी। तो शायद वो आर्गुमेंट करता कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है, तूने तो मुझे नाहक दोज़ख में डाल दिया। फिर शैतान को बना के छोड़ दिया, लेकिन तू जो है कर ले, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली उसने एक शैतान ने जो है वो एक सजदे से इनकार कर दिया, नाफरमानी की, और फिर अल्लाह ताला ने उसको ये बना दिया। एक्चुअली ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये होने थे, इंसान को बनाना था और अल्लाह ताला ने इसको एक टेस्ट में डालना था, और इसमें हमने भी जो है अच्छा है बुराई जो है उसको रिप्रेजेंट करना है, हमने डिफेंड करना है। एक्चुअली हमारे पास कई दफ़ा मैं खुद सोचता भी हूँ, हम दो फौजों के दरमियान हैं, दो फौजें लड़ रही हैं। जी एक अल्लाह की फौज है ऐसी, एक वो फोर्स है जो ईवल के खिलाफ लड़ रही है, एक शैतान की फोर्स है जो कि गुड के जी खिलाफ लड़ रही है। तो आपस में जो है ये दो हैं। अब हमने किसकी आर्मी को ज्वाइन करना है। हम इंसान बटे हुए हैं, अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में बटे हुए हैं। तो हम जो हैं कभी शैतान हमें खींचता है, कभी हमें फरिश्ते खींचते हैं, ठीक है, हम दरमियान में हैं। कभी कभी जब फरिश्ते हमें खींच के ले जाते हैं तो हम उस वक्त हम अच्छे हो जाते हैं। फिर जो है कि हमारी किसी कमजोरी की वजह से हम फरिश्तों से दूर होते हैं तो हमें शैतान नोच के ले जाता है, वो खींच के ले जाता है। तो हम इन दोनों में दरमियान में हमें कोशिश ये करनी है कि हम अल्लाह की जो फोर्स है जो कि शैतान के खिलाफ जो है, शैतान के खिलाफ लड़ती है, हमने उस तरफ जो है रहना है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। इधर है शैतान भी हमें खींचेगा, फरिश्ते भी हमें अपने तौर पे खींचे। फरिश्ते नहीं चाहते कि हम जो गुमराह हो जाएं। अल्लाह ने हमें पैगंबर दिया, किताब दी, बुक दी, बहुत सी चीज़ें हमारे दी, अच्छी मिसालें भी हमारे सामने रखी, हमारा अंदर एक ज़मीर रख दिया जो हमें बताता रहता है अच्छाई बुराई के बारे में। फिर भी हमने अपनी किसी लालच में आके फिर जो हम जो है हमारे अंदर कुछ वीकनेसेस भी हैं, जल्दी कामयाब होने का या कुछ और जो हैं जो हमारी वीकनेसेस हैं उनकी तरफ जो हैं वो जो कि शैतान ने हमारे सामने रख दी हुई है, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं। इसकी कई दफ़ा मैं एक मिसाल जो है मेरे ज़हन में आती है, जैसे ये जंक फूड जिसे हम कहते हैं, शवारमा हो गया और क्या नाम है पिज़्ज़ा हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं। हालांकि इसके मुकाबले में अगर घर में जैसे आज का तो मुझे पता नहीं, पहले ऐसा हुआ करता था कि माएँ जो हैं वो पराठे बनाती थी और बच्चों को इस तरह की जो हेल्दी फूड जी जो है वो दिया करती थी। उसके बाद ये टेस्टी फूड आ गए। पहले जो हमें मिलता था वो हेल्दी फूड था, अब जो आ रहे हैं वो टेस्टी फूड आ गए ठीक हैं। है। अब हमारी एक वीकनेस है, हम जो हैं बार बार जो हैं
इसकी तरफ जो है वो चले जाते हैं, टेस्टी फूड की तरफ जाते हैं, जिसके लिए हम जो है वो हेल्दी फूड जो है वो छोड़ दिया है, वो कम कर दिया है। हमें वार्निंग भी है, हमें साइंस भी ये कह रही है हमें इसे इसको नहीं खाना चाहिए, और दूसरी चीज़ें नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है वो हमें अपनी तरफ खींचे चली ले जाती है, और हम फिर वो जो लिमिट्स हैं अल्लाह ताला ने कहा कि इधर नहीं जाना, हम जो है उससे फिर माजरत करके, जैसे हमारे घर वाले हमें मना करते हैं कि आपने ये काम नहीं करना, तो हम हमारी चूंकि वीकनेस होती है, हम उनसे माजरत करके ना चाहते हुए भी, तो हम जो हैं उनको नाराज करके भी हम जो है उसकी तरफ जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। अगरचे आफ्टर दैट वो फिर भी हमारा इंतजार करते हैं कि हम किसी वक्त आकर सॉरी कर लें, ठीक है, और बात करी, इस तरह अल्लाह भी हमारा इंतजार करता रहता है, हमसे हो गई गलती हो गई, हम किसी वक्त भी जाकर उसे सॉरी कर लें, वो हमें माफ कर देगा, ठीक है। मसला उस वक्त जो है दोज़ख की तरफ पक्का इंसान उस वक्त होता है जब वो गलती करके कहता है कि मैंने ये ठीक किया है, गलती करके उसको तस्लीम नहीं करता, गलती करके उस पर अड़ जाता है, उसको पता भी होता है ये गलत बात, ये गलत है, तो फिर भी जो है वो अल्लाह से कहता है कि मैंने ठीक है। मसलन एक बंदा है उसने नमाज नहीं पढ़ी, तो वो अफसोस करता है या अल्लाह मैं भटक गया, मैं नहीं पढ़ सका, मैं ड्रामा देख रहा था, यूं था मुंह था, मैं अपने फीलिंग से हाथों पे बस था, मैं चाहता था पढ़ना लेकिन मैं नहीं पढ़ सका, तो वो अफसोस करता है, अल्लाह ताला इसका भी अजर देता है। एक बंदा है वो कहता है नमाज छोड़ो जी, नमाज का क्या फायदा, नमाज तो ऐसे ही है, जैसे आजकल जी हम आ रहे हैं कुछ सर्कमस्टांसेस जैसे कि ओपनली लोग जो हैं वो रिलीजन के खिलाफ जो हैं वो चल रहे हैं, और वेरी स्ट्रेंज जो है बात जो है, अभी ये सोशल कमेंट्स आ जाते हैं क्योंकि वी आर रिलेटिंग टू लाइफ, तो इससे हो सकता है कुछ आपको हेल्प मिले आइंदा कमेंट्स करने में। अब हम जो हैं एक फोर्सेज हैं जो कि रिलीजन के खिलाफ हैं, जो कि रिलीजन को खत्म करना चाह रहे हैं, जैसे जैसे साइंस जो है वो डेवलप हो रही है, साइंस ने प्रूफ दे दिए हैं, नहीं ऐसे ये मौलवी गलत है, ये मौलवी गलत कह रहा है, वो भी गलत कह रहा है, ये भी गलत कह रहा है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, फिर हम एग्जांपल देते हैं, ये देखें बहुत से लोग जो है ऐसे वो मौलवी हैं ही नहीं, मसलन ऐसे ही वो जो उन्होंने खाने पीने से बेचारे भूखे मर रहे हैं, और उन्होंने दाढ़ियां रख ली, चल ये एक अच्छा प्रोफेशन है, हम और कोई काम आराम से बैठ के रोटी खाएंगे, तो कुछ तकरीर करना सीख ली, कुछ ने लोगों से वैसे जैसे जनाजा पढ़ाने के भी उनको पैसे मिलते हैं, और नकाब पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, तो वो उन्होंने ये एक प्रोफेशन दिया, एक्चुअली ये दे आर प्रोफेशनल, वो इनका काम लोगों को गाइड करना नहीं होता, और तो ये जो लोग इस तरह के लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बना लिया, या इसको ये समझ लिया इजी अर्निंग जो है वो बना लिया, वो लोग जो है वो रिलीजन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो मजहब के फॉलोअर हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी भी मजहब के जो फॉलोअर हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और खास तौर पे इस्लाम देख के अभी इसका कुछ है पाया जा रहा है कि लोग जो हैं इसकी पाबंदी करते हैं, या इस पर जान भी कुर्बान करते हैं, एक जहाद का एक उनसर इसमें पाया जाता है, इस पे जो है सदियों से। अब ये देखें लोग जो है इन्वेस्टमेंट करके पैसे दे के तो इसके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ लोगों को जो है उकसा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है। आप वहाँ बिजनेस में करो, प्रॉफिट आपने लेना है, कोई दुकान खोलो, प्लाजा खोलो, और चीजें खोलो, इसमें क्या है कि जी आप जो है ये इस्लाम के जो तौर तरीके हैं वो छोड़ दें। इस्लाम क्या कहता है, नमाज पढ़ो, सच बोलो, इस्लाम की तालीम है सच बोलो, किसी के साथ नेकी करो, भलाई करो, किसी का माल ना छीनो, तो इसके खिलाफ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन वो ये कहते हैं अगर हम यही बातें करें तो ठीक है, अगर ये इस्लाम ये बात करे तो आपने ये बातें नहीं मानी। तो ये जो चीज़ें जो है हमें ये फोर्सेस जैसे दिन के साथ रात है, रात के साथ दिन है, ये कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, हम इसमें टेस्ट होते रहेंगे, हम किस साइड में रहते हैं, क्या हम अपने आप को सेल कर देते हैं। एक ड्रामा जो है मैंने आपको डॉक्टर फास्टस का बताया था, ही वाज वेरी सक्सेसफुल पर्सन, उसके पास हर किस्म की कामयाबी उसके अल्लाह ताला ने उसको दी थी, सिर्फ वो एक उसको जो है वो मना किया था कि उसने अल्लाह ताला ने मैजिक, काला जादू जैसे कहते हैं, मैजिक को वैसे ही सॉर्सरी से अल्लाह ताला ने मना फरमाया। तो उसने जो है जो था फास्टस जो था उसने इसको जो है उसने कहा मैंने सब कुछ मिल गया है, अब इसमें पता नहीं अल्लाह ने क्यों मना फरमाया है, मैं ये भी तजर्बा करना चाहता हूँ। तो वो अपने आप को आर्गूमेंट्स देता है कि वो जो है जिन्नों को काबू करके और उन पे उनसे काम लेगा, नदियों के ऊपर पुल बनवा देगा, उनसे को कहूँगा कि सोना ला के पहाड़ों में से निकाल के गरीबों में बांट दे, इस तरह की बातें करके उसने अपने जो है वो नेक्रोमेंसी यानी काला जादू जो उसने सीखा। तो उसने उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उसने अपनी सोल जो थी, अपनी रूह जो थी, उसने इसको सेल कर दिया, और जो डेवल जो थे उन्होंने उसके प्रॉमिस किया कि तू जो कहता है हम वो सारे काम करेंगे, लेकिन
तू एक हमारे साथ प्रॉमिस करके मरने के बाद तेरी सोल जो है वो अल्लाह के पास नहीं जाएगी, ये हमारे साथ ही रहेगी। हम जो है जब तू मरेगा तो तेरी रूह जो है हम उसको उसके हम मालिक होंगे, तो ये तू हमें सेल कर दे। तो वो जो है उसने एंटरटेनमेंट के बदले अपने एक वो सर्टिफिकेट लिख दिया, बॉन्ड लिख दिया कि हाँ ठीक है, आई सोल्ड माई सेल्फ, जैसे मेरी मेरी रूह जो है ये तुम्हारी हो गई। और उसके बाद फिर जो है उन्होंने वो जो भी सारे पॉजिटिव काम तो नहीं थे, एंटरटेनमेंट ही थी, उन्होंने उसको सारी जैसे जैसे वो चाहता था आंधी चला देना, किसी के सर पे सींग उगवा देना, और ऐसी हैरान कौन बातें जो हैं उसने फिर जो है लोगों को दिखाई और उससे दाद वसूल की। और लेकिन बेसिकली जब वो मरने लगा तो फिर जो है उसका वो फिर पछताने लगा। लेकिन उसमें ये था कि वो ये सोच, वो उसके ज़हन में ये बात आती थी कि वो बहुत दूर निकल गया है, उसने अल्लाह के खिलाफ बहुत ही बड़ी जो है नाफरमानी कर लिया, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। फिर उसके जो है एक जो अच्छे फरिश्ते उसको बताते कि नहीं तू रो ले, तू माफ, तेरी आंख से एक आंसू गिरेगा पछतावेगा तो अल्लाह ताला तुझे माफ कर देगा। फिर दूसरे जो है इवल स्पिरिट्स हैं वो उसको बताते हैं नहीं 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 नहीं, तू तो तेरी तो माफी हो ही नहीं सकती, तू ना तो पछताने का तो तुझे फायदा ही नहीं है, तुझको तो आंसू तो गिराना ही नहीं चाहिए, तुझे तो पक्का रहना चाहिए इसी बात। तो एंड तक जो है वो इसी कश्मकश में फिर वो अपनी जान दे देता है, क्योंकि उसकी आंख से आंसू नहीं गिरा होता पछतावे का, वो जो है तो वो जो है फिर एंड पे वही होता है, उसकी फरिश्ते आते हैं उसकी जान को कब लेने के लिए कि वो अल्लाह की तरफ ले जाएं। उधर से डेवल आ जाते हैं, नहीं ये तो हमारा पार्टनर था, हम ये इस पे हमारा हक है। तो फिर फाइनली वो उसको जो है वो ले जाते हैं और एंड में वो मरते मरते वो लोगों को नसीहत कर जाता है कि जो गलती मैंने की है आप ये गलती ना करें। अब ये देखिए इसका प्लॉट जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लॉट है जो मैंने अभी आपको ये डॉक्टर फास्टस वाला बताया। सर ये रियल स्टोरी या फिर टेल है? मिलती जुलती है, लेकिन इसकी जो है ये प्लॉट बहुत अच्छा डेवलप हुआ, इसलिए इस प्लॉट की बेस पे मैं कहता हूँ अगर ये बंदा जिंदा रहता तो शेक्सपियर पैदा ना होता। आपने मैकबेथ वाली स्टोरी भी पढ़ी है और ये प्लॉट भी देखें, इसमें बहुत डीप जो है हमारा लेसन है। तो ये था बहुत बड़ा क्लासिक था ये क्रिस्टोफर मार्लो, लेकिन लक उसकी ऐसी थी कि वो मर गया बेचारा, 29 की एज में मर गया। ये शेक्सपियर ही वाज बोर्न इन 1664 और ये जो है 1654 में शायद ये पैदा हुआ था, 10 साल सीनियर था उससे। तो ही वाज वेरी विटी पर्सन, वो जो है बहुत अकल और ज़हीन आदमी था। तो ये जो है इस तरह की ये इसकी स्टोरी थी। और मैंने आपको ये आज चूँकि मिल्टन जो है ये गुड एंड इविल की जो फाइट है उसके दरमियान बातें थी, तो कैसे इंसान को गुमराह किया। और इसी में जो है एक क्वेश्चन जो है शायद पैराडाइज लॉस्ट वगैरह में भी आता है ये कि जो शैतान जो है, नहीं ये जो है उसने जो फास्टस में मुझे याद आया वो जो डॉक्टर फास्टस जो था उसने लोगों से, वो जो डेविल थे उनसे पूछा कि तुम लोग तो जन्नत से निकाल दिए गए हो, तुम तो दोज़ख में थे, ठीक है कि नहीं, तो तुम मेरे सामने हो, तो इस वक्त तो तुम दोज़ख में नहीं हो, ठीक है, तो तुम ये कैसे है ये कि तुम ये दोज़ख में बाहर में भी हो और दोज़ख के अंदर भी हो, तो ये कैसे है। तो फिर उसने उसको डेविल ने बताया कि उसने अभी वो जो है वो खुशियाँ, वो बड़ी खुशी यानी अल्लाह के करीब रहने की खुशी, जन्नत में रहने की खुशी, उसने वो खुशियाँ देखी ही नहीं है, ठीक है। तो उन खुशियों का महरूम होना जो है, उन खुशियों से महरूम होने का जो एहसास है वो दोज़ख में जलने के एहसास से कम नहीं है। तो वो उस एहसास को हर वक्त अपने साथ कैरी करते हैं, तो इस तरह से वो हर वक्त ही दोज़ख में जाते हैं। अल्लाह की जो है अल्लाह की मोहब्बत से वो महरूम हो चुके हैं, वो कर्स्ड वन है। तो ये जो है यानी बीइंग लिविंग ए कर्स्ड लाइफ, ये उनके लिए एक दोज़ख का एहसास है जो कि उस वक्त जो डॉक्टर फास्टस था उसको ये नहीं था। तो ये जो है आज मैंने आपको पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बताया। तो पहले जो है जो मुझे याद पड़ता है 1 से 26 तक जो लाइनें हैं वो प्रोवोकेशन है। अल्लाह ताला जो है वो दुआ करता है कि वो जो है उनको जो है वो दे उसको एबिलिटी दे ताकि वो एक अच्छा जो है मौजू है उसको उसके साथ इंसाफ कर सके और उस कामयाबी से लिख सके। उसके बाद जो है फिर मेरे ये जो है 105 to 124 हो सकता है ये जो शैतान की जो स्पीचेज हैं उससे रिलेटेड हो या कोई डाउनफॉल हो, अगर नहीं तो ये बिगिनिंग का ही पार्ट है, बातें ऐसी ही हैं जो मैंने आपको बताई। और ये जो बुक 9 है इसमें वो फॉल ऑफ एडम है, फॉल ऑफ मैन है, यानी किस तरह से आदम ने जो है वो जन्नत को खो दिया और
किस तरह से शैतान अपने मिशन में ठीक है। कामयाब हुआ, इसके बारे में। बाकी ये जो है वर्ड्सवर्थ जो है ये पोएट जो है बेसिकली शायद ही वाज अ टीचर, ठीक है। ठीक है। इसका एक मुझे याद पड़ता है, वो तो टीचर था और मोस्ट प्रोबेबली ये भी था। इसकी लाइफ के बारे में मुझे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा, ना मैंने तवज्जो दी है। इसके काम के बारे में ये है ये एक ऑर्डिनरी जो हमारे रोज़मर्रा के जो मुशाहदे होते हैं, बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, उनमें से किसी एक को ये चुन लेता है और उसको फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है अपने उसके क्लोज ऑब्जर्वेशन की वजह से। उसमें बहुत सी सर ये चीजें, नेचुरल चीजों को लेता है ना, हाँ नेचुरल, मतलब नेचर की जो चीजें होती हैं। हाँ इसलिए ये इसको रोमांटिक पोएट इसलिए कहा जाता है कि ये जरूरी नहीं कि ये जो हमारी जो जैसे हम रोमानवी लाइफ मीनिंग जो लेते हैं ये वो वाली नहीं है। ये जो इसके इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ इसकी जो अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इसकी ऑब्जर्वेशन है, उनसे जो इसको हेल्प मिलती है, उस बेस पे ये इसको जो है वो रोमांटिक पोएट कहा जाता है, ठीक है। इसमें ये सोनेट जो है वो लिखी हुई है। सोनेट ये लाइक ये नजर आ रही है, मैंने जो स्क्रीन शेयर की कि जी नहीं? जी। अच्छा, ये जो है सोनेट ये कंपोज्ड बाय, इसने जो है ये लिखी हुई है। सोनेट जो है 14 लाइन की एक पोएम होती है, ठीक है। और इसमें जो सॉरी सर, अगेन रिपीट कर दे प्लीज। 3 स्टैंजा यानी एक पोएम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। 14 लाइन की एक पोएम होती है और इसमें जो है 3 स्टैंजे होते हैं। पहले जो है 1 2 3 स्टैंजे और उसके बाद आखिर में 2 लाइनें जो हैं वो होती हैं। तो इस तरह की जो पोएम होती है उसको सोनेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ज्यादातर रोमांटिक फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अच्छी ख्याल की जाती है। आगे आ जाता है ओड। ये नीचे आप ये देखें ओड लिखा हुआ है। ये किसमें ओड होता है? किसी चीज को एड्रेस करना, ठीक है। जैसे इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी आगे फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये बचपन के इसने इमोर्टल, बचपन के कुछ वाक़यात जो भी उसके ज़हन में ताज़ा हैं वो नहीं जा रहे हैं, वो इमोर्टल बन गए हैं, ठीक है, परमानेंट जो है सोर्स ऑफ जॉय बन चुके हैं। तो ये उन इमोर्टैलिटी को एड्रेस किया होगा इसने, तो जिस वजह से इसको ओड करके लिखा हो गया है। इसने इमोर्टैलिटी से बातें की होंगी, उसके बारे में बातें किया जो फ्रॉम अर्ली कलेक्शन ऑफ, क्या नाम है, रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो बचपन की बातें जो है उसके जहन में होंगी, तो इसने बात की अपनी याददाश्त जो है और उसके परमानेंट जो चीज़ जो है जो नहीं खत्म होने वाली, यानी अनमिट यादें जो हैं उनको उसने एड्रेस किया। जो रिकॉर्ड है उसका इमोर्टैलिटी आप जो है परमानेंट जो उसकी मेमोरीज हैं उनको वो जो है उसने ये एड्रेस किया है। तो किस तरह से किया है वी शैल सी। इसकी ये है लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, नॉर्मल लैंग्वेज होती है, बहुत ज़्यादा फिलोसफिक नहीं होती और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो बात करता है। लेकिन ये है कि हम चूँकि ऐसी बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो वो ये हमें ये कहता है कि ये चीज़ें हमें लिबरेट करती हैं हमारी परेशानियों से। तो हमें नेचर के करीब रहना चाहिए, हमें इससे दूर नहीं होना चाहिए। इस तरह के और भी फीलिंग्स हैं। आपकी एक पहली पोइम है BA में लेजर जो है विलियम डेविस ने लिखी हुई है, तो उसमें वो भी यही बताता है, लेकिन उसका जो अंदाज है बातचीत करने का वो डिफरेंट है वर्ड्सवर्थ से, ठीक है। वो एक किस्म की वो तनकीद है, वो दुख और गम का इजहार करता है उसमें कि लोग जो है छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, नदियों को नहीं देखते, पहाड़ों को नहीं देखते, दरख्तों की शाखों को नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारी तरफ देखती हैं, हमारे लिए सोर्स ऑफ जॉय हैं, हम इनको रिजेक्ट करके जा रहे हैं। वो इस तरह से क्या वो ये तनकीद करता है कि हमारी लाइफ जो है वो पुअर लाइफ है। लेकिन ये इसी चीज़ की वजह है जो वर्ड्सवर्थ है उसने ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में किया है, किसी का दिल भी नहीं दुखाया, किसी को बुरा भला भी नहीं कहा, और जो बहुत इनोसेंस है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया है। तो ये कंट्रास्ट है इन दोनों पोएट्स के दरमियान में। इंशाल्लाह ये जो वर्ड्सवर्थ है वो इंशाल्लाह को हम ये कल कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन हाँ इट्स आज मैंने काफ़ी सारी बातें आपको बता दी। हम अगली क्लास में आप साथ साथ आपने जो है ये स्टडी जारी रखिएगा। मुझे नहीं पता आपने कल इसको जो है वो जो प्ले है उनको को टाइम दिया कि नहीं दिया, तो उनको जो है दें ताकि ऐसा ना हो कि जो कुछ मैं बताऊँ आपको बाद में कुछ भी याद ना रहे, ठीक है कि नहीं? ठीक है ठीक है। ले बेटा आप इजाज़त चाहता हूँ, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, इसकी हम समरी सेपरेटली पढ़ेंगे
जैसे हमने मिल्टन पढ़ा है उसके एक एक पोएम की समरी पढ़ेंगे या फिर बस हम इस तरह ही ओवरव्यू लेंगे? हाँ, ये है नहीं, इसकी तो पोइट्री हमें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो है वो आएंगी आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अगर लाइनें आपने पढ़ी नहीं है पहले, तो फिर आप उस पर कैसे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन वो कैसे ठीक करेंगे? है, ठीक है कि क्योंकि नहीं? मैं चाह रही थी हम पास पेपर को ज्यादा तवज्जो दें, लाइक पास पेपर को ज्यादा अच्छी तरीके से करें। हाँ हाँ, ये पास पेपर में ये पोइम का तो इतना ज्यादा नहीं होता, वो एक एक पेज की पोइम होती है। अब ये फर्ज करिए कितनी पोइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोइम था, तो हो सकता है 9 10 पेजेस होंगे इसके जो हमने स्टडी करने हैं। तो वो जो प्ले था उसको जरा पढ़ने में दुश्वारी है, क्योंकि एक एक प्ले के 100 पेजेस हैं, तो वो हम इतना ज्यादा याद जी भी नहीं जी रख सकते, ये बात है। तो इसका ठीक है। टेक्स्ट, ये पोएट्री का टेक्स्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए हम इसको आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। ये मिल्टन का भी टेक्स्ट है, ये हमें ये कितनी लाइनें हैं, 26 लाइनें शुरू में है, उसके बाद 105 से 24 इसका मतलब 20 लाइनें और ऐड कर लें इसमें, और ये 96 से ठीक है। हम 9 ये क्या है 896 से ये 16 या 20 लाइन तकरीबन यहाँ से, ये टोटल देखें हमें कितनी है 20 20 20 60 70 लाइनें जो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, तो ये तो जल्दी जो है वो ठीक है। स्टडी हो जाती हैं। बल्कि पोइट्री को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। पोइट्री की जो लाइनें हैं वो एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो आगे टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। अगर हम इस लाइनों को छोड़ देंगे, पोइट्री को छोड़ देंगे, तो फिर हमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक ठीक है। है, हाँ, तो इनमें से कुछ लाइनें हैं जो आपको अच्छी लगे वो ज़हन में बैठाएं, याद करें, बल्कि बार बार जो रिपीट होंगे वो याद करें। किट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट पोएट है, ये आसानी से नहीं समझ आएगा, ठीक है कि नहीं? इसकी बात ठीक कहता है। कुछ और है, इसके मीनिंग कुछ और होते हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ जो है ये कंपैरेटिवली इजी है। ये जो मिल्टन है इसका टॉपिक फेमिलियर नहीं था, मैंने आपको ये इसकी स्टोरी बता दी, ठीक है? तो इसको भी आप इसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये मिल्टन क्या कह रहा था। ठीक है सर, आप लेकिन मुझे 1 आवर दिया करेंगे पर डे? कितने आवर चाहिए बेटा? ठीक है, सर आपने कहा था 1.5। चलिए 1.5। मैं लाइक टाइम इज टू शॉर्ट, सो मैं थक भी गया हूँ, मैंने एक्चुअली ने थोड़े वक्त में मैंने आपको बहुत ज्यादा जो है इसके बारे में बता दिया, मैंने तो और वो तो आप करवा रहे हो, मैं देख रही हूँ। आधे घंटे में हो सकता है मैं सारा ये खत्म कर दूं, ठीक है कि नहीं? तो लेकिन आई मस्ट ठीक है। मेंटेन कुछ स्टेमिना जो है उसको रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं जो है जी सारा ठीक है ओवर हो जाए तो आपको फिर जाए, और आपका पिछला वर्क है जी, क्योंकि वो आपने भी कुछ याद करना मुश्किल हो लिखा जाएगा। लिखा नहीं है आपने कुछ, ठीक है कि नहीं? अब मैकबथ का मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद ये ग्लास मैनेजरी का भी मैंने बता दिया, अब मैकबथ का लिख लीजिएगा। तो ठीक है, इसकी बस आपके पास टाइम आपको पता है और सिलेबस भी आपको पता है, तो आप बस हाँ, आप खुद मैनेज कीजिएगा, आप ठीक जो है? है दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए भी अपना टाइम आप स्पेयर रखें, इसमें मैं लिटरेचर को जी आसान जी बना दूंगा, इसमें बहुत सी बातें जो मैंने आपको बताई आपको हो सकता है सारी उम्र लग जाती तो आपको कोई ना बताता, वो इस बेस में मैं कह रहा हूँ मुझे जी तो भी आज तक किसी ने नहीं बताई, बट हमें ठीक इनसे है। इनका सामना रहता है, ठीक है कि नहीं? किसी ने ये बताना ही नहीं ठीक कि मैंने आपको पहले दिन पूछा था आपको लिटरेचर के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं, तो मैं जैसे जी मैंने आपसे पूछा, मैंने इसलिए पूछा था कि मैंने लोगों से ये पूछा तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि हम स्टडी क्या कर रहे हैं। वो हमें बस जी पेपर जी देखते, फेल करके हमारे हाथ पकड़ा देते, हम लिखते वो काट छाट करके हमारे हाथ पकड़ा देते, ये जो चीजें जी हैं। अच्छा हाँ, चलें, अभी हाफ एन आवर है, मैं आपको और जो है वो बता देता हूँ जो लैंग्वेज से मुतल्लिक है, क्योंकि आपका जो टास्क है वो लैंग्वेज और लिटरेचर है। लिटरेचर तो ये है जी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, अब आगे आप उसको अपने एक्सप्रेस भी करना है, तो एक्सप्रेस करने में भी उसमें भी आपको स्किल चाहिए, ठीक है कि आपके मार्क्स तो वहाँ पे भी होंगे ना, जी करेक्ट इंग्लिश में भी मार्क्स होंगे। अच्छा, अब जो है मैं जी आपसे ये बात है, और कुछ जो चीज़ें जो आपके लिए यूजफुल हैं, अगर आप उनको याद रखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बड़ी अच्छी होगी। मैं एक न्यूज शेयर जो है वो ठीक है। जी, अच्छा, ये जो है मैंने स्क्रीन चेंज कर दी है, ये आपको दिख रही है, मैंने वर्ड का पेज जो है वो खोल लिया। हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ, ये जो है, अब ये देखिए टेंसेस नहीं है, टेंसेस के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है? इंडेफिनिट पढ़ा है, कंटिन्यूस पढ़ा है, परफेक्ट पढ़ा है, परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा है, इस तरह की चीजें आपने पढ़ी हैं। तो ये देखिए, जी हम जब लिखते पढ़ते हैं तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती कि ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है, वी डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है? ये और दूसरी बात ये है कि हमारी ये जो नॉलेज है ये पूरा ये प्रेजेंट टेंस को कवर भी नहीं करता। हेलो जी हेलो, जी हाँ, मेरी बात आ रही है ना? जी जी मुझे आ रही है। जी बेटा, तो ये है, आपने ये याद रखना है कि टेंसेस जो हैं वो 3 होते हैं,
क्योंकि मैं बात बच्चों से पूछता हूँ कि टेंसेस कितने हैं, तो वो मुझे स्ट्रेट में कह देते हैं 12। ठीक है, 4 वो प्रेजेंट के काउंट करते हैं, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के, इस तरह से वो 12 बना देते हैं। तो प्रेजेंट है, टेंस 3 होते जी। हैं, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है। जी। फ्यूचर। ठीक हो गया। आपने एक बात ये याद रखनी है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी है वो टेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो टेंस आपने लिखा है वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट को बिलोंग करता है, पास्ट को बिलोंग करता है या फ्यूचर को बिलोंग करता है। इसकी हमें क्यों जरूरत पेश आती है? इसकी हमें ये इसलिए जरूरत पेश आती है, हम ये जो 3 टेंसेस हमने लिखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इनके हम 2 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप है वो जो है हम उसको इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पास्ट है, और एक ग्रुप जो है वो बनता है नॉन पास्ट। नॉन पास्ट वाला ग्रुप जो है उसमें ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, पास्ट जो है कि जब इसको जो है प्रेजेंट में अगर कोई हमें फ्यूचर की कोई बात मेंशन करनी होती है तो हम इससे हेल्प ले लेते हैं, यानी विल शैल का हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। लेकिन पास्ट में जब जो है फ्यूचर से मुतल्लिक किसी बात को लिखना होता है तो ये फ्यूचर से हेल्प नहीं लेता, ये विल शैल नहीं लेता यहाँ से। ठीक है, ये विल शैल को एक्सेप्ट, पास्ट जो है विल शैल को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके पास अपना एक वर्ड है जिसको वुड इस करके हम यूज करते हैं, पास्ट, हाँ वुड हम यूज करते हैं, तो पास्ट में हम वुड यूज करते हैं। तो हम जो है इनको कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इनके जो साइंस हैं वो हम लिख लेते हैं, जो कि हमारी हेल्प करते हैं आइडेंटिफिकेशन में ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के। तो प्रेजेंट है, इसके साइन जो हैं वो हमारे पास आते हैं। आप ये देखें, जब आप प्रेजेंट लिख रही होंगी आप इज यूज करेंगी, एम यूज करेंगी, आर होगा, हैज होगा, हैव होगा, और सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म होगी। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। मैं इसको शॉर्ट लिखता हूँ ताकि आसानी से याद रहे। मैं S+1 कहता हूँ, इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कैन, अब जब हम टेंस स्टडी करते हैं तो उसमें हम कैन को छोड़ देते हैं, कैन को हम नहीं स्टडी करते, लेकिन ये प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इज, एम, आर, हैज, हैव, S+1, कैन, ये 7 साइन जो हैं ये हमें बताते हैं कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, और जी, तो ये जो है ये हमारा ये प्रेजेंट टेंस है, ये टेंसेस ये होते हैं, और ये जो ये हैं इसके साइन हैं प्रेजेंट के। ठीक हो गया, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं बताई मैंने? ठीक है। अच्छा जी, और इसी तरह से पास्ट है, पास्ट के भी साइन होते हैं। पास्ट के साइन होते हैं वाज, वर, हैड, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म होती है, और कुड होता है। कैन की जगह हम कुड यूज करते हैं पास्ट में, और वुड यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये जो है इनको यूज कर रहे हैं, माइट भी इसी में यूज होते हैं ना? हाँ, माइट और कुड जो है वो सेम चीज है। ठीक है, माइट और कुड जो है वो सेम ही है, इनके मीनिंग का थोड़ा सा फर्क है। जो है जी, माइट फॉर्मल में हो जाता है, और मे और कैन जो है इनके सेम मीनिंग है। मे और कैन एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए मैंने मे को नहीं मेंशन किया। मे और कैन की मीनिंग सेम है, और इसके कुड और माइट के मीनिंग जो है वो सेम है। अब थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, कैन है ये ज़रा स्ट्रॉन्ग मीनिंग होते हैं। मसलन आई कैन हेल्प यू, इसका मतलब है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यू नीड नॉट वरी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर इसी बात को अगर मैं यूँ कहूँ आई मे हेल्प यू, इसका मतलब है शायद प्रोबेबली। ठीक है, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर ना कर सकूँ आपको कोई और अरेंजमेंट रखना चाहिए। ठीक है कि नहीं, हो सकता है मैं कामयाब ना हो सकूँ। या मैं कहता हूँ कि आई कैन कम, इसका मतलब है मैं आ सकता हूँ, जो मर्जी हो जाए मैं तो आ सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ आई मे कम, इसका मतलब है भाई अगर हालात ठीक रहे, अगर बारिश ना हुई, अगर मेहमान ना आए तो मैं आ सकता हूँ, या अगर कुछ मैं बहुत बिजी रहता हूँ तो हो सकता है मैं ना आ सकूं। तो ये जो है ये वीक मीनिंग, मे जो है वो कैन के वीक मीनिंग है, और इसी तरह से माइट जो है वो कुड के वीक मीनिंग है। लेकिन ये बात कुछ और सिचुएशन में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन टेंसेस में इनका इस्तेमाल इसी तरह से ही है। ठीक है, आप मे और कैन एक दूसरे को रिप्लेस कर दें तो पूछना था जी बेटा। सर, मुझे पूछना था कि जो दा होता है या दी जो भी होता है, वो हम कब
लगाते हैं, लाइक अप्रोप्रिएट टाइम कब होता है उसको सेंटेंस में लगाने का? दी जो है जब हमें किसी चीज की तरफ तवज्जो रिक्वायर्ड होती है ना, तो फिर हम उसको दी का यूज करते हैं, ठीक है। वरना हम किसी चीज को ऑर्डिनरी कह के हम उसको मेंशन कर देते हैं। पहली दफा अगर हम किसी चीज को मेंशन करते हैं तो उसमें हम उसको ए लिखते हैं, ठीक है, अगर वो एक ऑर्डिनरी सी चीज है तो। मसलन बुक है, दिस इज अ बुक, तो इसका मतलब है कि एक ऑर्डिनरी बुक है, ठीक है, जैसे दूसरी किताबें होती हैं उसी तरह की एक बुक है। इट्स नॉट वर्थ पेइंग अटेंशन, इसकी तरफ अटेंशन देने की जरूरत है, दिस इज अ बुक, ठीक है। आपको जब पूछे व्हाट इज दिस, मैं कहता हूं दिस इज अ बुक। तो अगर जो है मैं इसी चीज को ये कहता हूं दिस इज द बुक, इसका मतलब है कि ये बुक जो है इसमें कोई खास स्पेशल जो है वो इंपॉर्टेंस जो है अटैच्ड है इसके साथ, ठीक है। हो सकता है दिस इज द बुक, ये वो बुक है जो मैं ढूंढ रहा था, ठीक है, या दिस इज द बुक, ये वो बुक है जो मेरी किस्मत बदल देगी। तो ये इसमें को वर्ड्स अटेंशन जब हमने हाईलाइट करना होता है, इंपॉर्टेंस जाहिर करनी होती है, तो फिर हम उसके साथ दी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, अगर आपने मतलब हमने इस सेंटेंस से जोड़ना है, हाँ, टू कंप्लीट इट। हाँ, इसको नहीं हमने बताना होता है, हाईलाइट करना होता है कि जब हमें किसी दूसरे की अटेंशन रिक्वायर्ड करनी होती है, क्या पर ये होगा ना, दिस इज द बुक व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर, हाँ, तो इसी तरह से हम जी द यूज करेंगे। हाँ, वरना दिस इज अ बुक, दिस इज बुक ये यानी इग्नोरेबल है, आप इसको आम सी बुक जैसे दूसरी बुक्स होती हैं, ये होता है, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट वन फ्रॉम अदर्स। तो ये नहीं है दी बुक जो होते हैं ये हम उसको इम्पोर्टेंट करते हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, हम ये उसको ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं या दूसरों को बताना शुरू करते हैं कि दिस इज द बुक, ये आपकी हेल्प कर सकेगी। इसी तरह से जो है पहली दफा जो हम कभी किसी चीज को मेंशन करते हैं तो हम उसको ए करके जाहिर कर देते हैं। पहली दफा जो अगर किसी बुक की बात की गई है तो वो ए बुक है, अगर उसका रिपीट जिक्र अगर वो है तो फिर वो ए बुक नहीं रहती, फिर वो दी बुक बन जाती है, ठीक है, वो बेशक ऑर्डिनरी हो या ना हो। यानी ऐसी चीजें जो कि जिससे हम बातचीत कर रहे हैं वो शख्स उनको उनके बारे में जानता है, पहचानता है, तो फिर वो उसके लिए फिर हम दी का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम उसको ओ नहीं कहेंगे, ए बुक नहीं कहेंगे, यानी कोई भी चीज उसके ए एन उसके साथ यूज नहीं करते हैं, उसके साथ दी करके बात करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं कि इज आल्सो फैमिलियर विद दैट, ठीक है। तो ये इसकी सिचुएशन है। बाकी ये बातें सर, जो ड्रामा राइटर्स होते हैं, जो मूवी राइटर्स होते हैं या ड्रामा राइटर्स होते हैं, वो सब लिटरेचर पढ़ने के बाद बनते हैं? और नहीं, वो तो इत्तेफाक के तौर पे बन जाते हैं, लेकिन वो ऐसे होता है कि एक आदमी जो है वो दिन रात पोएट्री पढ़ रहा है, तो एक नेचुरल बात है अगर वो पोएट्री लिखना शुरू कर देता तो। इसी तरह से जो कोई एक बंदा जो है वो ड्रामा जो है वो पढ़ रहा है या ड्रामा प्रेजेंटेशन के साथ उसका कोई तल्लुक है, या वो खुद जैसे शेक्सपियर था, पहले वो जो था वो कुछ भी नहीं था, वो तो एक स्टेबल बॉय था, वो तो यानी लोगों के घोड़े खोलने और बांधने का था, फिर उसको जो है वो उसको ऑब्जर्वेशन का मौका मिल गया, यानी स्टेज के अंदर झांकने का मौका मिल गया। हो सकता है उसके बाद फिर उसने कुछ एक्टिंग की हो, किसी प्ले में हिस्सा भी लिया हो, लेकिन हमें उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। उसके बाद फिर जब उसने जब प्लॉट को बार बार उसके सामने ये उसने मुख्तलिफ किस्म के प्लॉट्स देखे होंगे, फिर राइटर भी पढ़े होंगे, उसके बाद फिर उसने देखा कि वो उनसे बेहतर लिख सकता है और उसने कुछ तजर्बात भी किए होंगे, नाकाम भी हुआ होगा, फिर उसने जो है वो चूंकि बहुत अच्छे जो ड्रामा राइट जो थे, जैसे मैंने अभी बताया, हो सकता है उसने मार्लो को पढ़ लिया हो, ठीक है कि नहीं, या ये तीन बंदों को, तीन जो प्ले राइट थे उनका एक ग्रुप था, इसको विट कहते थे, ये पता नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कौन सी अभी याद तो यही पड़ता है कि शायद ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, या हो सकता है कैम्ब्रिज में। तो ये है देवर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट, तीन लोग जो थे, तो इन्होंने एक दूसरे के मुकाबले में ये बहुत अच्छे ड्रामे जो वो लिखते थे और बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज थे। दूसरों के नाम मुझे भूल गए हैं, उनका कोई वर्क मेरे सामने नहीं आया, तो इनमें मार्लो का नाम जो है ये सरफहरिस्त है, ये हमें ये याद रहता है। तो नेचुरली अगर हमने एक पढ़े हैं तो शेक्सपियर ने भी पढ़े होंगे, ये तो उसकी फील्ड थी, तो उसने बहुत अपने जमाने के जो है वो प्ले राइट जो है वो लिखे थे, उनको पढ़ा होगा। तो फिर उसने जो लिखे थे, उसने जो मार्लो ने लिखा था वो आम लोगों के लिए लिखा था, लेकिन ये जो शेक्सपियर ने लिखा था ये इसने रॉयल फैमिली के लिए लिखा था। इसके सारे जो प्ले हैं वो रॉयल थिएटर के को बिलोंग करते हैं, वो आम लोगों के लिए नहीं है। तो उसको तो ये भी नहीं पता था कि बाद में इसके प्ले जो हैं वो बुक फॉर्म में होंगे और वो लोग उनको पढ़ेंगे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाएंगे, उसने इस मकसद के लिए नहीं लिखा था।
लेकिन जो मार्लो था उसने शायद ऐसे मतलब पढ़े लिखे लोग जो हैं उसके लोगों को पढ़े और उसकी तारीफ करें, वो ही बस वेरी वेल कॉन्शियस, लेकिन वो स्टेज पे रॉयल जो स्टेज है शायद उस तक वो नहीं पहुंचा था। अभी पहुंचना क्या था, 29 में तो वैसे बेचारा फोर्थ हो गया था, उससे पहले उस रॉयल थिएटर में किसने आने जाना जी। था। तो ये शेक्सपियर जो है ये लकी था कि शुरू से ही रॉयल यानी कि चूंकि बहुत छोटा था जब इसने घोड़े बांधने शुरू कर दिए थे, तो फिर जो है ये वहाँ पे ये आ गया। अच्छा अब ये जो है ये देखें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, जो मैंने अभी आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन बता दी। फ्यूचर के दो साइन है बेटा, विल जी। और शेल, ठीक है। अगर आपने ठीक है। ये याद आपको रहते हैं तो आपकी जो है टेंसेस पर ग्रिप जो है वो बड़ी मजबूत होगी, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है आपने आइडेंटिफाई करना है कि जब आप लिख रही होती हैं उस वक्त आपके अगर आपने कमेंट्स दे रही हैं तो आपके जहन में ये वाले होने चाहिए, ये वाले नहीं आने चाहिए, पास्ट ये कमेंट्स में नहीं आते हैं, हम इनको यूज नहीं करते हैं। ठीक और है। अगर कोई पास्ट का कोई इवेंट है, आप अपने आर्गुमेंट्स को प्रूव करने के लिए नेचुरली हम हिस्ट्री से कुछ जो है इवेंट्स हैं उनको हम रेफर करते हैं, तो फिर जो है हम पास्ट में हम इनको यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा वो वाकया या कोई स्टोरी या कोई आर्गुमेंट जो हमने प्रूफ के तौर पे जब लिख रहे होते हैं, इवेंट को जो है वो रेफर कर रहे होते हैं, जी। जैसे ही हम उसको खत्म करते हैं हम फिर कुछ कमेंट्स में आ जाते हैं, कमेंट्स में फिर पास्ट में प्रेजेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक जो है ये ठीक। ये साथ साथ चलती रहती हैं। नॉर्मली जब हम लिखते हैं कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, अगर वो पास्ट को बिलोंग करता है तो वो पास्ट में ही होगा, अगर वो प्रेजेंट को बिलोंग करता है तो वो नॉर्मली प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। पास्ट का कोई भी इवेंट जो है हम उसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट में हम लिख सकते हैं। इसकी एक उर्दू में मैं आम ठीक। एग्जाम्पल देता हूँ। एक कहानी तो इस तरह से है, एक दफा का जिक्र है कि लोमड़ी थी, बहुत भूखी थी, बाग में गई, भूख के गुच्छे देखे, ये सारा पास्ट है। हम इसको प्रेजेंट में भी लिख लेते हैं। ये एक लोमड़ी होती है, उसको बड़ी भूख लगी होती है, वो बाग में जाती है, अंगूर देखती है। अब ये देखिए ये सारा प्रेजेंट है। जब हम जी। पास्ट का कोई इवेंट प्रेजेंट में जो हम पेश करते हैं तो हम एक्चुअली उसको एक ड्रामेटिक टच दे रहे होते हैं। यूं समझिए हम जो है एक एवरेज सारी स्टोरी जो है वो मैं इस तरह से पेश कर रहे थे कि दूसरा बंदा जो है ठीक ही है। कैन इमेजिन दैट दीस थिंग्स आर हैपनिंग। तो अगर हम उसको जो है सर जब पास्ट, हमें आता है क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज द करेक्टर स्केच ऑफ किसी का भी, तो हाँ हमने उसमें क्या लिखना होता है? मतलब सिर्फ देखिए क्रिटिकली हमने उस करेक्टर को देखना होता है या फिर क्या? ऐसा होता है कि वो मैं अभी सारी बातें लिटरेचर के भी छोड़ दें, अभी ना उसके बारे में मुझे पूछें, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा फिर डिटेल बता दूंगा आपको, फिर ठीक। समझ नहीं आएगी। वो जब तक आप कुछ ठीक लिखेंगे है। कि ठीक मैं है। फिर उसे कमेंट्स नहीं कर सकूंगा। आप जो कुछ लिखेंगे फिर मैं सही। साथ साथ बताता जाऊंगा, बेटा ये बात आपने अच्छी लिखी है, ये आप इसको बेहतर कर लें, वो फिर मैं साथ साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है। आज मैं जो आपको बात सही। बताई है, मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताई है कि टेंसेस जो हैं वो तीनों थे। आपने जो ये बातें अगर आपको याद रहती हैं तो आप समझ लें आपको टेंसेस पर आपको ग्रिप जो है बहुत मजबूत है। वरना हो सकता है आप शफलिंग कर दें प्रेजेंट पास्ट, और एक अगर ये प्रेजेंट पास्ट की शफलिंग जो है वो एग्जामिनर को 1 सेकंड से पहले नजर आ जाती है, उसको फौरन पता चल जाता है, ठीक है। तो आपने ये ठीक शफलिंग है। नहीं करनी। अगर आपने ये शफलिंग की तो एग्जामिनर को ये हो जाएगा कि ये स्टूडेंट जो है ये इस नॉट इसको ये बहुत ज़्यादा स्किलफुल नहीं है, तो वो जो है वो फिर अपने आप को बोल्ड फील करेगा और वो आपके मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा काटेगा, ठीक है। चांसेस बन जाते हैं, हम उसको एक्सक्यूज ठीक है। मिल जाता है मार्क्स काटने का। तो आपने ये शफलिंग जो है ठीक है। मैंने ये इसलिए बताई है कि जब आप लिखेंगी तो ये शफलिंग होगी तो फिर मैं इसको आपको बता सकूंगा कि बेटा यहाँ पे शफलिंग हो रही है, और इस तरह से आप अपनी फील्ड में रह के मतलब कमेंट कर रही हैं तो आप इनको नहीं यूज करेंगे। अगर आपने कमेंट कर रही है ये यूज करेंगे, एग्जामिनर को 1 सेकंड से पहले पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर आप जो ठीक है है। प्रेजेंट लिख रही हैं और साथ कोई आपका इवेंट आ जाता है, वो अपने पास्ट में छेड़ दिया, कभी वो प्रेजेंट हो जाएगा कभी पास्ट हो जाएगा, तो फिर जो आपकी सारी राइटिंग है उसमें उसको खराब करेगा, फिर आपकी जो ग्रिप है वो टेंसेस पे वीक हो जाएगी। तो बेसिकली ठीक है। टेंस को स्टडी करने का मकसद ही ये है कि हमको पता चल सके कि हम ये जो लिख रहे हैं ये प्रेजेंट को बिलोंग करता है, पास्ट को बिलोंग करता है या फ्यूचर को बिलोंग करता है, और ये कि हम इसको ठीक है। अपने कंट्रोल में कैसे रखें। तो दिस इज अ टेक्निक। कोई भी जो राइटर होता है जब वो लिखने बैठता है तो अपने जहन में ये चीज लेके वो बैठता है, ठीक है। अगर आप भी ठीक अच्छी, है। आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है तो आप भी जब लिखने बैठती हैं तो आप ये चीजें अपने दिमाग में लेके बैठती हैं। लेकिन हो सकता है जिस तरह से ये ऑर्डरली मैंने आपको ये प्रेजेंट कर दी है यहाँ पे 3 लाइनों में, इस तरह से हो सकता है ना हो,
ठीक है, ये हैज़र्ड ऑर्डर में हो। लेकिन अगर आप इनको इस तरह से याद रखें कि कभी भी अगर मैं इनको भूल जाऊं, ये मैं वैसे भूलता नहीं हूँ, मुझे ये याद रहती है। अगर मैं इनको भूल जाऊं तो फिर मेरी ग्रिप जो है वो टेंस पे वीक हो जाती है, टेंस मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, इसलिए मैं इनको कहीं जाने नहीं देता। बाकी तो बहुत सी बातें भूल जाता हूँ, लेकिन आई डोंट फॉरगेट दिस। बेटा हाँ सर मेरे ख्याल से ज्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो हैज बीन, हैव और हैड इस तरह के सेंटेंसेस में। वो मैं बताऊंगा आपको, वो जो है अब क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं कल के लेक्चर में आपको ठीक ये है, बता दूंगा कि चलिए ठीक है, उसमें कल ग्रामर करते ग्रामर को हैं। जो है ना वो बी बिन बिंग वो आपने बड़ा अच्छा मेंशन किया है। सारी इंग्लिश में जो है जो मुश्किल तरीन वर्ड है वो बी है। बी बिन बिंग, अगर ये 3 वर्ड इंग्लिश में नहीं होते हैं तो कोई बंदा इंग्लिश नहीं पढ़ता, ये सारी इंग्लिश नहीं है, किसी टीचर की जरूरत ही नहीं जी रहती। तो ये जो बी बिन बिंग का जो ठीक इस्तेमाल है, अगर कोई स्टूडेंट ये करता हो तो हम खुद ही हाथ खड़े कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट नहीं है, ये वेरी स्किलफुल है और बहुत अच्छा लिखता है। हम खुद ही उसको फिर ज़्यादा हम कमेंट्री नहीं करते, हम उसको कोई हम इस पोजीशन में नहीं रहते हम कुछ बताएं। तो ये और आपने ठीक है, जो लिखती हैं अगर उसमें प्रेजेंटेशन इस तरह बी बिन बिंग का ठीक इस्तेमाल है तो फिर वेरी लिटल बहुत कम रह जाता है, हम उसमें बता सकें कि ये इस तरह से बेहतर हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी पोजीशन भी फिर बड़ी अच्छी। तो जब आप लिखेंगे मुझे उसके स्नैप्स मिलेंगे, फिर आई विल कमेंट ऑन दैट, ठीक है। बाकी कल मैं आपको ठीक है, बताऊंगा, आज मैंने आपको टेंसेस के बारे में बताया, एंड टुमारो आई विल टेल यू अबाउट ग्रामर। ग्रामर क्या है वो भी इसी तरह का एक ही पेज होगा, 6-7 लाइनें, एंड आई विल इंशाल्लाह ठीक है, कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू इन दैट। नहीं बेटा, बेस्ट ऑफ या लक। और फीस कब दे भेज देंगी, मुझे कुछ आसानी थैंक हो यू जाए। सर। हेलो, चलिए ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। हाँ बेटा जरा अर्ली कर दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज।